हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो बेटा हमारी जो सीरीज चल रही है हाफ नीट एनसीईआरटी डीप लाइन, क्लियर है बिल्कुल। तो एनसीईआरटी डीप लाइन सीरीज में आप सभी का मोस्ट वेलकम। तो बेटा हमारा चैप्टर 2 यानी एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का एक लेक्चर हो चुका है। आज हम लेक्चर नंबर 2 की बात कर रहे हैं और आज हम इस चैप्टर को एकदम आपके ब्रेन की लाइब्रेरी में परमानेंटली सेट कर देंगे। क्लियर है। हम छोटी छोटी वो बातें भी डिस्कस करेंगे जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है, जैसे बायो पेटेंट, बायो पायरेसी। क्लियर बिल्कुल। हाँ, तो जहां छोटी छोटी बातें कि बायो पेटेंट क्या होता है, ठीक है, बायो पायरेसी क्या होती है, यस, एथिकल इश्यूज क्या होते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज हम कहां कहां कर सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें जहां कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं तो वो हम सारे डिस्कस करने वाले हैं आज, ठीक है। और जो टेक्निक बची हुई है इसकी एप्लीकेशन इन मेडिसिन, वो आज का मेन टारगेट होगा। क्लियर है। तो देख लेते हैं टारगेट कितना हम कर चुके हैं और कितना आपका बचा हुआ है। अगर टारगेट की बात करता हूं बेटा, तो बायोटेक्नोलॉजी इसका एग्रीकल्चर वाला पूरा पार्ट में करा चुका हूं, पूरा पार्ट में करा चुका हूं एग्रीकल्चर वाला, ठीक है। आज हम एप्लीकेशन इन मेडिसिन कवर करेंगे, ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल कवर करेंगे और इथिकल इशू कवर करेंगे। तो ये टारगेट होगा हमारा आज का, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट, तो अगर मैं बात करता हूं कि बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन मेडिसिन में क्या है, तो सबसे पहले पता होना चाहिए मेडिसिन में एप्लीकेशन से पहले कितने ऐसे प्रोडक्ट हैं जो वर्ल्ड लेवल पर अप्रूवल जिनको मिल चुका है और बायोटेक्नोलॉजी की वजह से या उसकी हेल्प से जो बने हैं। क्लियर है। तो अप्रोक्सीमेटली 30 रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बने हुए प्रोडक्ट हैं जिनको अप्रूवल मिल चुका है और उनमें से 12 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो इंडियन मार्केट में अवेलेबल हैं। आपको पता भी नहीं है, आपके आसपास वो चीजें मिल रही हैं। यस, ठीक है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। एट प्रेजेंट अबाउट 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स, कितने, अगर मैं वर्ल्ड लेवल पे बात करता हूं, वर्ल्ड लेवल पर 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स, वर्ल्ड लेवल पर। और इंडिया लेवल पर इनमें से 12 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स, ये ध्यान रखना है आपको। वर्ल्ड लेवल पर 30 और इंडिया लेवल पर 12 इनको अप्रूवल मिल चुका है। यस, इनको अप्रूवल मिल चुका है और ये ऑलरेडी आपके आसपास पाए जाते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो एक क्वेश्चन यहीं से ही बनेगा, ठीक है, कि थेराप्यूटिक्स ड्रग क्या होते हैं जो डिफरेंट थेरेपी में हम यूज करते हैं। तो क्या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है? यस, इस टेक्नोलॉजी से, ठीक है, समझना मेरी बात। एट प्रेजेंट अबाउट 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स हैव बीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूजेस, ठीक है, द वर्ल्ड ओवर। और जबकि इंडिया की बात करूं, 12 ऑफ दीज, इनमें 12 क्या है, एट प्रेजेंट इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां जो एप्लीकेशंस हैं वो उसमें क्या क्या आता है, उसमें आपको इंसुलिन पढ़ाने वाले हैं हम, ठीक है, जिसमें आपको जीन थेरेपी पढ़ाने वाले हैं। यस, जीन थेरेपी और इंसुलिन, इनसे क्वेश्चन बहुत बनता है, तो पहले इसको समझ लो, ठीक है। फिर मैं बात करूंगा अर्ली डायग्नोसिस की। क्लियर है। हाँ, तो अगर मैं अच्छा, इंसुलिन को एनसीईआरटी से समझाने से पहले मैं एक बेसिक समझा दूं इंसुलिन का, ठीक है। भाई इंसुलिन बनती कहां पर है ये बताओ। इंसुलिन का फॉर्मेशन कहां होता है? आपके पेनक्रियाज के अंदर। पेनक्रियाज में भी कहां पर? बीटा सेल के अंदर। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल बनाती हैं जो एक हार्मोन है इंसुलिन। क्लियर है। तो ह्यूमन इंसुलिन बनता कहां है? फॉर्मेशन ऑफ प्रो इंसुलिन कहां होता है? प्रो का मतलब इनएक्टिव फॉर्म में बनता है हमेशा। हमारी ये पेनक्रियाज है, उसकी बीटा सेल है, उसमें इनएक्टिव फॉर्म में प्रो इंसुलिन बनता है। और प्रो इंसुलिन बनाने में 3 पॉलीपेप्टाइड यूज होते हैं, ठीक है। एक छोटी सी ए चेन होती है, समझ रहे हो, एक दिखा रखिए, यस, एक ए चेन होती है, एक आपकी बी चेन होती है मिडिल वाली, और एक सी चेन होती है, सॉरी सी चेन मिडिल वाली होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, ए बी और सी 3 चेन के मिलने से बनता है, ए बी और सी। क्लियर है बिल्कुल। अगर मैं सी चेन की बात करता हूं तो सबसे बड़ी तुम्हें सी चेन नजर आ रही होगी, फिर आपकी बी चेन नजर आ रही होगी, सबसे छोटी ए चेन नजर आ रही होगी, ठीक है। थोड़ा छोटी और कर देते हैं भाई इसको, हाँ, ठीक है।
तो अगर मैं आपसे कहूं बेटा कितनी पॉलीपेप्टाइड के मिलने से आपका ह्यूमन इंसुलिन बनता है, आप बोलोगे 3 पॉलीपेप्टाइड चेन, जो कहां बन रही है, आप बोलोगे सर ये पेनक्रियास की बीटा सेल में बन रही है, प्रोटीन है, ठीक है, जिसमें आपका ए और बी चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, सी इनको जोड़ने में हेल्प करती है। तो अगर अमाइनो एसिड की बात की जाए तो कितने अमाइनो एसिड होते हैं सी चेन के अंदर, तो सी चेन में टोटल, ये पूछा गया क्वेश्चन है, 33 अमाइनो एसिड होते हैं, अमाइनो एसिड्स। भाई बी चेन में कितने अमाइनो एसिड होते हैं, बी चेन के अंदर आप देखो ध्यान रखना 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ए चेन में कितने होते हैं जरा बताओ, ए चेन के अंदर 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रो इंसुलिन के अंदर, इनएक्टिव इंसुलिन में टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कितने होते हैं, प्रो इंसुलिन में या इनएक्टिव इंसुलिन के अंदर, ये क्या है, प्रो इंसुलिन है, इनएक्टिव इंसुलिन है, प्रो या इनएक्टिव इंसुलिन, प्रो इंसुलिन, प्रो इंसुलिन। नंबर ऑफ अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन प्रो इंसुलिन, आप बोलोगे 84, ठीक है, 4 ये हो गए, 6 7 8, 84, टोटल 84 अमाइनो एसिड होते हैं प्रो इंसुलिन के अंदर। टोटल 3 पॉलीपेप्टाइड्स होती है प्रो इंसुलिन में, कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स होगी, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड्स, 3 पॉलीपेप्टाइड्स चेन होती हैं बेटा इसके अंदर। टोटल 84 अमाइनो एसिड होते हैं, ए चेन में 21, बी चेन में 30 और सी चेन में 33 अमाइनो एसिड होते हैं, जो बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास के अंदर फॉर्मेशन होता है। अब ठीक है, प्रो इंसुलिन बन रही है, इसका मैच्योरेशन भी तो होगा। जब इस इंसुलिन का मैच्योरेशन होगा, ड्यूरिंग मैच्योरेशन समझना, ड्यूरिंग मैच्योरेशन, अच्छा इधर से हटा देता हूं 1 मिनट, ड्यूरिंग मैच्योरेशन के दौरान कौन सी चेन यहां से रिमूव हो जाती है, सी पॉलीपेप्टाइड, सी पेप्टाइड। कितने अमाइनो एसिड रिमूव हो गए सी पेप्टाइड के अंदर, 33 अमाइनो एसिड रिमूव हो गए। और सी पेप्टाइड के रिमूव होने से किसका रिमूवल हो रहा है, ध्यान है, रिमूव, क्या रिमूव हो रहा है, सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड के रिमूव होने से क्या बच रहा है, जरा बताओ, सी पेप्टाइड के रिमूव होने से क्या बच रहा है, बी और ए पेप्टाइड आपस में जुड़े हुए रह जाएंगे, जो डाइसल्फाइड बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए हैं। कौन से बॉन्ड से, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। क्लियर है बिल्कुल। एक इसके अंदर ए पेप्टाइड है, एक इसके अंदर बी पेप्टाइड है। टोटल अमाइनो एसिड की अगर मैं बात करूं, ये क्या है, मैच्योर इंसुलिन, कौन सी बनेगी, मैच्योर इंसुलिन, मैच्योर, प्रो इंसुलिन से मैच्योर इंसुलिन बनती है। नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन मैच्योर इंसुलिन जरा बताओ कितने होंगे, 51, ये भी पूछा गया बीएचयू में, 51 अमाइनो एसिड। तो 51 अमाइनो एसिड किसमें होते हैं, आप बोलोगे मैच्योर इंसुलिन के अंदर। तो मैच्योर इंसुलिन में 51 अमाइनो एसिड होते हैं, प्रो इंसुलिन यानी इनएक्टिव इंसुलिन में 84 अमाइनो एसिड होते हैं। ड्यूरिंग मैच्योरेशन कौन सी पॉलीपेप्टाइड रिमूव होती है, सी पेप्टाइड का रिमूवल हो जाता है। किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से, ब्रिज से आपस में कनेक्टेड होते हैं। ये सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं जो मैंने आपको यहां बताने की कोशिश की है। कोई डाउट, यस या नो, ठीक है, तो क्लियर है ना बिल्कुल। तो इंसुलिन का कंसेप्ट समझ में आ गया। एनसीईआरटी यही तो बोल रही है, एनसीईआरटी क्या बोल रही है, इंसुलिन यूज फॉर डायबिटीज वाज अर्लियर, ठीक है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, कहां से एक्सट्रैक्ट करते थे हम इसको, पैनक्रियास ऑफ, ठीक है, पैनक्रियास ऑफ डिफरेंट टाइप के कैटल्स एंड पिग्स, ठीक है, स्लॉटेड, स्लॉटेड समझते हो, स्लॉटेड का मतलब है जिनको कट कर दिया जाता है, ठीक है, स्लॉटेड कैटल्स एंड पिग्स, इंसुलिन फ्रॉम एन एनिमल सोर्स। भाई इंसुलिन का जो सोर्स था वो एनिमल सोर्स था, यानी अगर आपको डायबिटीज है और आपको इंसुलिन इंजेक्ट करानी है तो आपको स्लॉटेड एनिमल्स लाइक पिग और जो काव है, ठीक है, बीफ,
इससे इंसुलिन जो निकाली जाती है वो यूज की जाती थी किसके लिए? आप बोलोगे ह्यूमंस के लिए। तो ह्यूमंस के अंदर इंसुलिन एनिमल सोर्स था, ठीक है, पर साइड इफेक्ट तो होते हैं जब किसी एनिमल की आप प्रोटीन्स निकाल रहे हो और ह्यूमन बॉडी में डाल रहे हो, तो कहीं ना कहीं इम्यून रिस्पॉन्स भी उसके अगेंस्ट वर्क करता है, ठीक है। तो इसलिए जरूरी था कि इंसुलिन को रिप्लेस किया जाए आगे जा करके, ठीक है, समझना। थॉट कॉज सम पेशेंट टू डेवलप एलर्जी और अदर टाइप्स ऑफ रिएक्शन टू द फॉरेन प्रोटीन। यस, समझ में आ गया होगा, ये प्रोटीन है। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन ए और बी के मिलने से बनती है मैच्योर इंसुलिन, दैट आर लिंक्ड टुगेदर डाइसल्फाइड ब्रिज। इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज प्रोफॉर्म, प्रो हार्मोन यानी इनएक्टिव फॉर्म में बनती है, इसको प्रो एंजाइम भी बोल सकते हो, प्रो हार्मोन भी बोल सकते हो। ऑल्सो नीडेड टू प्रोसीड बिफोर इट बिकम अ फुली मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन, ठीक है, विच कंटेन एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच कॉल्ड, ठीक है, क्या होता है इसके पास? सी पेप्टाइड होती है प्रो इंसुलिन के पास। दिस सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन, जो मैच्योर इंसुलिन में नहीं होती, ठीक है, एंड इज रिमूव ड्यूरिंग द मैच्योरेशन इनटू द इंसुलिन, ठीक है। The main challenges of production of insulin using recombinant DNA technology was getting insulin assembled into mature form। यार सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि नेचुरल बॉडी के अंदर जो इंसुलिन बन रही है वो प्रो फॉर्म में बन रही है, इनएक्टिव फॉर्म में बन रही है, इसमें 3 पॉलीपेप्टाइड है। भाई आपको जब बनाना है इंसुलिन तो आपको उसको असेंबल कैसे करोगे? भाई ए पेप्टाइड बना लिया आपने, बी पेप्टाइड बना लिया आपने, उसको असेंबल कैसे करोगे? ये एक चैलेंज था, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो प्रो इंसुलिन और मैच्योर इंसुलिन में डिफरेंस क्या होता है? टोटल अमाइनो एसिड समझ में आ गए आपको। कौन सी पेप्टाइड रिमूव की जाती है ड्यूरिंग मैच्योरेशन? सी पेप्टाइड को हम रिमूव करते हैं ड्यूरिंग मैच्योरेशन। तो ये इंसुलिन का पूरा कंसेप्ट मैंने स्लाइड पर बता दिया है, याद हो गया होगा। अब बात आती है कि भाई कौन सी कंपनी थी जिसने इस चैलेंज को स्वीकारा, एक्सेप्ट किया कि भाई हम बनाएंगे, ठीक है, हम बनाएंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करके एक बेहतरीन इंसुलिन, ठीक है, जो एनिमल सोर्स नहीं होगा, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आपने इसमें यूज की है, और वही हुआ, ठीक है। 1983 ये क्वेश्चन बहुत पूछा था, कब की बात है? 1983 की बात है, 1983 की बात है, ठीक है। एले लिली एन अमेरिकन कंपनी, ठीक है, ये कंपनी का ध्यान रखना, मैंने लिख दिया अलग से, 1983 की बात है। एले लिली इज द अमेरिकन कंपनी, ठीक है, प्रिपेयर टू डीएनए सीक्वेंस, ठीक है। इन्होंने क्या काम किया? 2 अलग अलग ए चेन अलग बनाई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बी चेन अलग बनाई, ठीक है, यस, अलग अलग होस्ट के अंदर, और दोनों को आपस में जोड़ा डाइसल्फाइड बॉन्ड से। तो प्रोसेस में बता दे रहा हूं, ये ध्यान रखना है। और जो आर्टिफिशियल इंसुलिन बनती है इसको हम ह्यूमुलिन बोलते हैं, ह्यूमुलिन, बस ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कैसे बनाया इन्होंने क्या काम किया? सबसे पहले ह्यूमन सेल से आइसोलेट किया इंसुलिन डीएनए, सेम वही प्रोसेस जो अब तक बताई है मैंने। इस डीएनए, समझना, डीएनए किसका? ए चेन का डीएनए और बी चेन का डीएनए। इस डीएनए को अलग अलग प्लाज्मिड में जोड़ा। ए चेन का डीएनए जोड़ दिया हमने PBr322 और बी चेन का डीएनए भी जोड़ दिया PBr322। अब हमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और लाइगेज चाहिए, इसकी हेल्प से हमने क्या बना लिया? ए चेन का रिकॉम्बिनेंट और बी चेन का रिकॉम्बिनेंट। अब दोनों रिकॉम्बिनेंट को अलग अलग इकोलाई में आप इंसर्ट कर दोगे, यानी ट्रांसफॉर्मेशन कर दोगे, और जब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा तो अब ये इकोलाई ए चेन बनाएगी और ये इकोलाई बी चेन बनाएगी, और बाद में इन दोनों चेन को आइसोलेट करके हम डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ देंगे, जो इस कंपनी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। क्लियर है बिल्कुल? तो इस तरीके से एली लिली कंपनी ने एक आर्टिफिशियल इंसुलिन जिसको ह्यूमुलिन बोलते हैं वो प्रोड्यूस की थी लैब के अंदर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करके। होस्ट क्या था इसके अंदर? इकोलाई। प्लाज्मिड क्या लिया? PBr322, ठीक है। किस बॉन्ड से दोनों चेन को जोड़ा? डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ा। ए चेन को अलग होस्ट में बनाया, बी चेन को अलग होस्ट में बनाया। क्लियर? ये सारे क्वेश्चंस इस पे पूछे जाते हैं। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। इंसुलिन वाला पार्ट समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंपनी का नाम ध्यान रखना है, कब किया? 1983 में किया। अब सेकंड इसमें जो एप्लीकेशन है वो जीन थेरेपी, और ये लगभग हर साल क्वेश्चन आ रहा है। मैंने ऑलरेडी एनालिसिस के अंदर, ठीक है, मैंने एक वीडियो बना के ऑलरेडी डाल दिया है, उसमें पूरे जूलॉजी की प्रॉपर एक एक टॉपिक और सब टॉपिक की एनालिसिस कर दी है।
लास्ट ईयर के कुछ साल के पेपर्स की प्रॉपर स्टडी करके, और सबके टॉपिक और सब टॉपिक पे कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं सारा मैंने क्लियर कट मेंशन कर दिया है, ठीक है। उसी के बेस पर मैं बोल रहा हूं, लगभग हर साल जीन थेरेपी पर एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो आप समझना जीन थेरेपी है क्या। तो एक सबसे पहले घटना समझो, ठीक है। एक 4 साल की बच्ची थी, 4 साल की बच्ची थी, यस। उसके अंदर एक प्रॉब्लम थी, उसके अंदर बी और टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन और मैचुरेशन नहीं हो रहा था। इसकी वजह से उसका इम्यून सिस्टम बहुत डाउन हो गया था। सोचो एचआईवी की वजह से ओनली हेल्पर टी सेल खत्म होते हैं, ठीक है। यहाँ बी और सी टी सेल दोनों ही टाइप के इम्यून सिस्टम उसके बर्बाद हो रहे हैं, ठीक है। तो इफ आप समझना, पर्सन इज बोर्न विद अ हेरिडिटी डिसीज, किसी को हेरिडिटी डिसीज है, कोई डिफेक्टिव जीन है, ठीक है। समझना मेरी बात। जीन थेरेपी इज एन अटेम्प्ट टू डू दिस, यानी अगर मैं इस डिफेक्टिव जीन को करेक्ट जीन से रिप्लेस कर दूं तो ये किसके थ्रू हो सकता है, जीन थेरेपी के थ्रू। क्लियर है बिल्कुल, यस। जीन थेरेपी इज अ कलेक्शन ऑफ, ठीक है, हाँ, कलेक्शन ऑफ मेथड दैट अलाउ करेक्शन ऑफ, समझना, करेक्शन ऑफ अ जीन डिफेक्ट दैट हैज बीन डायग्नोज इन चाइल्ड या एम्ब्रियो। अगर आप ये अर्ली स्टेज में डायग्नोज कर लोगे और जीन थेरेपी अर्ली स्टेज में करा ली आपने इनिशियल एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो परमानेंट क्योर हो सकता है, नहीं तो ये परमानेंट क्योर नहीं है। क्लियर है, ठीक है। हियर जीन्स आर इंसर्टेड इनटू अ पर्सन सेल या टिश्यू टू ट्रीट अ डिसीज, ठीक है। करेक्शन ऑफ अ जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व डिलीवरी ऑफ नॉर्मल जीन इनटू इंडिविजुअल एम्ब्रो टू टेक ओवर द फंक्शन ऑफ एंड, ठीक है, कंपनसेट फॉर नॉन फंक्शनल जीन। यानी जो हेल्दी जीन को हम किसी इंडिविजुअल एम्ब्रो में इंसर्ट करेंगे, ठीक है, और वो एक तरीके से वहां जाकर के जुड़ जाएगा, और जो नॉन फंक्शनल जीन था, ठीक है भाई, वो तो काम ही नहीं कर रहा था, तो उसकी जगह ये जीन सेम वही काम करना चालू कर देगा। एक तरीके से हमने जीन का रिप्लेसमेंट कर दिया, मतलब हेल्दी जीन को इंसर्ट करा करके उसकी प्रॉपर्टी, जो डिफेक्टिव जीन की प्रॉपर्टी, फिर से इसमें एक्टिवेट कर दी। समझ रहे हो मेरी बात। अब आगे कहानी चालू होगी इसमें प्रॉपर, जिस पर क्वेश्चन आता है। तो मैंने बताया 1990, अभी मैंने ध्यान रखना है आपको सारा का सारा डेटा, ठीक है। एली लिली कंपनी ने, बताओ जरा कमेंट के अंदर, कमेंट में बताओ जरा, देखो कितना याद है आपको। एली लिली कंपनी ने किस टाइम आर्टिफिशियल इंसुलिन को डेवलप किया, जरा बताओ कमेंट में लिख के बताओ, ठीक है। एली लिली कंपनी ने कब आर्टिफिशियल इंसुलिन को जनरेट किया, ठीक है, समझ गए ना मेरी बात, यस। मेंशन करो, कमेंट में मेंशन करो, तुम फटाफट देखो कि तुम्हें याद है या नहीं याद है। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहला जीन थेरेपी जो हुआ था 1990, इस पर क्वेश्चन आएगा 1990 किसके ऊपर हुआ था, 4 ईयर ओल्ड गर्ल के ऊपर हुआ था। उसमें क्या था, उसमें एक एंजाइम था, एक जीन था एडिनोसिन डीएमिनेज। इस एंजाइम को बनाने वाले जीन के अंदर म्यूटेशन हो गया था, डेफिशिएंसी थी इसकी, आप समझ रहे हो। दिस एंजाइम इज क्रूशियल फॉर इम्यून सिस्टम। अगर ये एंजाइम नहीं बनेगा उसके अंदर तो उसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाएगा। क्रूशियल फंक्शन है इसका, ठीक है, क्रूशियल फॉर इम्यून सिस्टम। क्लियर। द डिसऑर्डर इज, समझना, क्योर ड्यू टू डिलीशन ऑफ जीन फॉर एडिनोसिन, caused due to, the disorder is caused due to deletion of the gene for adenosine deaminase। इस एडेनोसिन डीएमिनेज के जीन का डिलीशन हो गया है, इसलिए ये डिसऑर्डर हो रहा है। इन सम चिल्ड्रन एडीए डेफिशिएंसी कैन बी क्योर्ड बाय, पहले समझो एडीए है क्या, तब मैं आगे समझाऊंगा ना। अब आ जाओ, ये एक जीन होता है, इसको बोलते हैं एडिनोसिन डीएमिनेज, जो एक एंजाइम बनाता है एडेनोसिन डीएमिनेज। अच्छा सर, इस एंजाइम की प्रॉपर्टी क्या है, ये एंजाइम क्या करता है हमारे अंदर। अगर मैं इस एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की बात करता हूं तो ये स्टिमुलेट करता है, क्या करता है, स्टिमुलेट बी lymphocytes and T lymphocytes formation, maturation
डिफरेंशिएशन इन बोन मैरो। यानी बोन मैरो में बी और टी लिम्फोसाइट के फॉर्मेशन, मैच्योरेशन, डिफरेंशिएशन को स्टिमुलेट करता है। यानी ये इनडायरेक्टली दोनों टाइप की इम्यूनिटी को स्टिमुलेट कर रहा है। ये ह्यूमरल इम्यूनिटी को भी एक्टिवेट करता है और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को भी एक्टिवेट करता है। ठीक है, यानी इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमरल इम्यूनिटी। अब तो समझ गए हो कि ह्यूमरल किसे बोलते हैं, क्योंकि ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पढ़ाई चुका हूं मैं। ह्यूमरल मतलब होता है बॉडी फ्लूइड बेस्ड, यानी जिस बॉडी फ्लूइड में क्या मिलते हैं, एंटीबॉडी, यानी एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, या बी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी या बी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्लियर है बिल्कुल। और साथ में ये टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी को भी स्टिमुलेट करता है। टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी को भी स्टिमुलेट करता है, मतलब उसको बोलते हैं CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, CMI। क्लियर है बिल्कुल। तो ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों टाइप की इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करता है। तो इस एंजाइम की इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी। मैं पहले कॉज की बात कर रहा हूं, जिसमें तुम्हें समझ में तो आए ये एंजाइम कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें म्यूटेशन हो रही है, जिस वजह से उस 4 साल की बच्ची में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो हम पहले प्रॉब्लम पकड़ते हैं, फिर उसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो कंसेप्ट एकदम परमानेंट सेट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझ में आ गया कि एडीए जीन है क्या, ये करता क्या है। ये एक प्रोटीन बनाता है, ये प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। ये इन दोनों ही लिम्फोसाइट के फॉर्मेशन, मैच्योरेशन, डिफरेंशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इन दोनों ही लिम्फोसाइट की वजह से ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बनती है। क्लियर बिल्कुल। अब वापस आ रहा हूं मैं। ठीक है, तो डेफिशिएंसी, दिस एंजाइम इज क्रूशियल फॉर इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। समझ में आ गया, इम्यून सिस्टम को प्रॉपर काम कराना है तो भाई ये एंजाइम चाहिए, क्योंकि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी दोनों को ही मेंटेन करने का काम कर रहा है। ठीक है, अब एक तरीका क्या है, द डिसऑर्डर इज, ठीक है, caused due to the deletion of gene of adenosine deaminase. In some children, ADA deficiency can be cured by bone marrow transplantation. भाई एक तरीका क्या है, भाई बोन मैरो के अंदर ही तो ये बन रहे हैं, आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा लो। ठीक है, पर बोन मैरो ट्रांसप्लांट कोई खेल है, इतना आसानी से मिल जाता है किसी का बोन मैरो दूसरे इंसान के बोन मैरो से? नहीं मिलता। पर हाँ, क्योर है, करा सकते हो, अगर मिल जाए, मैच कर जाए तो एक ऑप्शन है, मैंने बता दिया। एक तरीका क्या है भाई, आप रेगुलरली उसकी बॉडी के अंदर एडीए एंजाइम इंसर्ट कराते रहो, एक तरीका ये भी है, पर परमानेंट क्योर नहीं है। रेगुलरली आप उसकी बॉडी में एडीए, एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम को क्या कराते रहो, इंसर्ट कराते रहो, तो ये भी तरीका है। ठीक है, इन अदर इट्स कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। एक तरीका क्या है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी है, आप ये कर लो। ठीक है, इन विच फंक्शनल एडीए इज गिविंग टू अ पेशेंट बाय इंजेक्शन, एक तरीका ये है। बट the problem with both of these approach that they are not completely curative, ये completely curative नहीं है, समझे, ये दोनों ही completely curative नहीं है, ये ध्यान रखना, दोनों ही completely curative नहीं है। as a first step towards gene therapy, समझना, तो अब समझना स्टेप क्या है, अब स्टेप समझना, अब कैसे करते हैं जीन थेरेपी, इसको समझाऊंगा। अभी तो बेसिक बात बताई है कि एडीए क्या होता है। 4 साल की बच्ची के अंदर इस एंजाइम को बनाने वाले जीन के अंदर म्यूटेशन हो गया, इस वजह से ये एंजाइम नहीं बन रहा, और एंजाइम ना बनने की वजह से उसकी ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड दोनों टाइप की इम्यूनिटी वीक हो गई। क्लियर है बिल्कुल, बहुत बेसिक से समझना। ठीक है, जब दोनों ही टाइप की इम्यूनिटी वीक हो गई तो नो डाउट इट इज अ डेंजरस कंडीशन उसकी सर्वाइबिलिटी के लिए। तो 2 काम कर सकते हो, या तो उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा लो, या तरीका क्या है, उसकी बॉडी के अंदर कंटिन्यू आप इस एंजाइम को इंसर्ट करते रहो, ये एक तरीका है भाई, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है,
पर ये कोई परमानेंट क्योर तो है नहीं, ठीक है, एक टेम्परेरी क्योर है, समझना मेरी बात। तो अब एक तरीका और है, अगर आप इसके डिफेक्टिव जीन को हेल्दी जीन से रिप्लेस कर दो, समझना, इन विद द फंक्शनल एडीएस गिविंग टू द, ये तो हो गया, ठीक है, कंप्लीटली क्यूरेटिव। बट द प्रॉब्लम विद बोथ ऑफ दिस अप्रोच दैट आर नॉट कंप्लीटली क्यूरेटिव, ये कंप्लीटली क्यूरेटिव नहीं है, दे आर नॉट कंप्लीटली क्यूरेटिव, ठीक है। अब समझना, एज अ फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स जीन थेरेपी, लिम्फोसाइट फ्रॉम ब्लड ऑफ पेशेंट आर ग्रो इन कल्चर। अब जीन थेरेपी में हम क्या करते हैं, दो तरीके बता दिए, तीसरा तरीका क्या है, जीन थेरेपी। अब जीन थेरेपी में हम क्या करते हैं, आप समझो, जीन थेरेपी का पहले कंसेप्ट समझा दूं। जैसे बच्ची थी, इस बच्ची के अंदर एडीए डेफिशिएंसी है, इसकी वजह से एक प्रॉब्लम हो गई उसको, एससीआईडी, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एससीआईडी, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी इसको बहुत सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम हो गया था, ठीक है, लाइक एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, पर वहां एक इम्यून सिस्टम था, पूरा सिस्टम ही बर्बाद हो गया, ठीक है, समझ रहे हो। 4 साल की बच्ची है, एससीआईडी हो गया है ड्यू टू एडीए डेफिशिएंसी। तो अब हमें करना क्या है, इसके बोन मैरो में से कुछ लिम्फोसाइट को आइसोलेट कर लो जिसमें डिफेक्टिव जीन है। तो हमने क्या सबसे पहला स्टेप क्या किया, आइसोलेशन ऑफ एडीए डिफेक्टिव सेल फ्रॉम बोन मैरो, मतलब लिम्फोसाइट को आइसोलेट कर लो। अब इन सारी लिम्फोसाइट को जिनमें डिफेक्टिव जीन है, एक कल्चर प्लेट होती है जिसमें आप लिम्फोसाइट को ग्रो करा सकते हो, उनको कल्चर करा सकते हो, उसके ऊपर ट्रांसफर कर दो, ठीक है। तो इन लिम्फोसाइट को मैं क्या करूंगा, इस कल्चर प्लेट पर इनकी ग्रोथ कराऊंगा, ग्रोथ ऑन कल्चर प्लेट, ठीक है। भाई ग्रोथ हो रही है, ठीक है, इसमें क्या है, डिफेक्टिव, ये जो दिख रहा है ना, ये डिफेक्टिव जीन है, म्यूटेंट जीन, म्यूटेंट ए डी ए जीन। अब इसी म्यूटेंट जीन को मैं रिप्लेस करूंगा हेल्दी जीन से। अब तरीका क्या है, तो सबसे पहले आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट पता होना चाहिए। जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हेल्दी एडीए जीन, हेल्दी एडीए जीन। ठीक है, इसको मैं किस में जोड़ूंगा, आप समझना मेरी बात। अब यहां वेक्टर चाहिए, वेक्टर आप क्या यूज करोगे, वेक्टर चाहिए आपको भी ह्यूमन सेल के लिए, क्या यूज करोगे जरा बताओ, देखो कितना याद है, कमेंट में लिख के बताओ जरा, ह्यूमन सेल के लिए मैं किस वेक्टर को यूज करूं जो ह्यूमन लिम्फोसाइट में आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर दे, जरा कमेंट में बताओ, 1 मिनट मुझे कमेंट में बताओ कौन से, आप समझ रहे हो ना मेरी बात, ठीक है, आप लिख दिए करो कमेंट में, से आपको एक बार रिवाइज हो जाएगा, आपको समझ में आ गया। रिट्रोवायरस, रिट्रोवायरस, तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पर, रिट्रोवायरस की बात कर रहे हैं। ये एक रिट्रोवायरस है, वेक्टर कौन है, रिट्रोवायरस। अब मैं क्या करूंगा, इस रेट्रोवायरस के अंदर जिसमें इसके पास खुद का अपना जीन है, इस जीन को इंसर्ट कराऊंगा, रिकॉम्बिनेंट बनाऊंगा ना मैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस हेल्दी जीन को इस रेट्रोवायरस के जीन के संग जोड़ दूंगा मैं, जोड़ दिया, अच्छा थोड़ा उल्टा हो गया, इसको वाइट कर देते हैं, उसको ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, इंसर्ट कर दिया मैंने। अब रेट्रोवायरस को, जिसके पास क्या बन, हमारा हेल्दी जीन इंसर्ट करा दिया, एक्ट एज अ वेक्टर, इस इस वेक्टर का क्या करूंगा मैं, इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करा दूंगा, क्या करा दूंगा, ट्रांसफॉर्मेशन।
ट्रांसफॉर्मेशन। जब रेट्रोवायरस का इन सेल में ट्रांसफॉर्मेशन कराऊंगा तो वायरस आएगा, नो डाउट, यस। और अपने जीनोम को लिम्फोसाइट के जीनोम के संग टैग कर लेगा, जीनोम को जोड़ेगा तो साथ साथ में हमारे हेल्दी जीन को भी साथ में जोड़ देगा उसके संग, ठीक है। और तो ये धीरे धीरे क्या होना चालू हो जाएगा, धीरे धीरे ये डिफेक्टिव जीन हेल्दी जीन से रिप्लेस होना चालू हो जाएगा। यानी हर सेल के पास एक हेल्दी एडीए जीन पहुंच जाएगा इस वायरस की हेल्प से, वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, इन सारे एडीए हेल्दी जीन वाली सेल को दूसरे मीडियम में ट्रांसफर करेंगे जो सही हैं, ठीक है। एडीए ए डी ए हेल्दी जीन, ठीक है, इसको ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, दूसरी प्लेट के अंदर, ठीक है। हेल्दी जीन कंटेनिंग लिम्फोसाइट, तो भाई इनमें ट्रांसफर कर दिया। यानी इस बच्ची के बोन मैरो के सेल को मैंने मेंटेन कर लिया कल्चर के ऊपर, जो सारे के सारे सेल कैसे हैं, इसमें हेल्दी हेल्दी एडीए जीन ऑलरेडी इनमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसी के बोन मैरो सेल हैं, तो अब क्या करेंगे, रेगुलर इंटरवल पर मैं इसी के बोन मैरो सेल जिनमें हेल्दी एडीए है, समझना हेल्दी एडीए है, इसको मैं ट्रांसफर करता रहूंगा इसके बोन मैरो में एट रेगुलर इंटरवल, समझ रहे ना मेरी बात। तो इन सारे सेल्स को मैं क्या करता रहूंगा, उस बच्ची के बोन मैरो में ट्रांसप्लांट करता रहूंगा। ये सारी हेल्दी एडीए जीन कंटेनिंग सेल्स हैं, तो उसी की सेल उसकी बॉडी एक्सेप्ट कर लेगी, आसानी से उसके अंदर ये चीज बनती रहेगी। पर ये भी परमानेंट क्योर नहीं है, हाँ, पर ये क्योर अगर मैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में कराता तो ये परमानेंट हो सकता था, पर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ठीक है, इसमें परमानेंट नहीं है, पर औरों से बेटर है क्योंकि इनका लाइफ कंपैरेटिव अदर चीजों से बेटर है, लंबे समय तक चलती है, उसको हम लैब में मेंटेन कर रहे हैं। सिंपल तरीके से बात, सिंपल तरीके की बात है, समझना मेरी बात। तो इसको बोलते हैं डिफेक्टिव जीन को आपने हेल्दी जीन से रिप्लेस कर दिया, या हेल्दी जीन को उसमें इंसर्ट कर दिया, तो डिफेक्टिव तो है ही नहीं, एक तरीके से काम ही नहीं कर रहा, हेल्दी जीन चला गया, अब वो काम करना चालू कर देगा। क्लियर है बिल्कुल। तो इसी को बोलते हैं जीन थेरेपी। क्लियर है। रेट्रोवायरस एक्ट एज अ वेक्टर। तो अब बताओ इसमें कोई डाउट, अब वापस आ रहा हूं मैं, अब समझ में आएगा ढंग से। तो एज फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप हम क्या करने वाले हैं जरा बताओ, फर्स्ट स्टेप क्या है इसमें, टुवर्ड्स द जीन थेरेपी, ठीक है। द लिम्फोसाइट फ्रॉम द ब्लड ऑफ पेशेंट आर ग्रो इन अ कल्चर आउटसाइड द बॉडी। तो सबसे पहले मैं लिम्फोसाइट को, ठीक है, पेशेंट की ग्रो करूंगा आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। अब फंक्शनल एडीए सीडीएनए होता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, जो हम लैब में बनाते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से एमआरएनए के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फंक्शनल एडीए सीडीएनए होता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, रिट्रोवायरल डीएनए भी कहते हैं, ठीक है। इस डीएनए को मैं यूज करूंगा, और डीएनए को यूज करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, रेट्रोवायरल वेक्टर यूज करूंगा, ठीक है। आप समझ रहे हो, सीडीएनए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है जो मैसेंजर आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू बनाया जाता है। समझ रहे हो ना मेरी बात, क्योंकि यूकैरियोटिक डीएनए आप जानते हो इनके अंदर इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों होते हैं, ठीक है। तो इंट्रॉन को रिमूव करके एक्सॉन बनते हैं, एक्सॉन जुड़ जाते हैं, उससे मैच्योर आरएनए बनता है। ऐसे आरएनए जिनके अंदर इंट्रॉन नहीं होते, ओनली एक्सॉन होते हैं, उस आरएनए से अगर आप डीएनए बनाओगे तो उस डीएनए को हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बोलते हैं, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में आप पढ़ोगे, ठीक है। तो जहां तक क्लियर है बिल्कुल। अब फंक्शनल एडीए सी डीएनए रेट्रोवायरस के अंदर हमने इंसर्ट कर दिया, इज देन इंट्रोड्यूस इनटू द लिम्फोसाइट, और फाइनली मैंने लिम्फोसाइट में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया, विच आर सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू द पेशेंट, और वापस मैंने पेशेंट के अंदर रिटर्न कर दिया। हाउएवर एज दीज सेल आर नॉट इमोर्टल, भाई ये नहीं कह सकता हूं कि ये सेल भी इमोर्टल हैं, ठीक है, नॉट इमोर्टल, पर द पेशेंट रिक्वायर periodic infusion of such genetically engineered lymphocyte। अब पेशेंट में periodically genetically modified या genetically engineered इन lymphocyte को मैं इंसर्ट करता रहूंगा, ठीक है। However, if the gene isolated from marrow cell
प्रोड्यूसिंग एडीए इज इंट्रोड्यूस इनटू सेल एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, अगर आप इसी मैकेनिज्म को अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में कर लेते तो ये परमानेंट क्योर हो सकता था। ठीक है, यस, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में करोगे परमानेंट क्योर हो सकता था। तो अब बताओ यहां तक कोई डाउट? ठीक है, इट कुड बी अ परमानेंट क्योर, इट कुड बी अ परमानेंट क्योर। अब बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है? यस या नो? नो डाउट। ठीक है, तो हमारी दो बहुत बेहतरीन टेक्निक कवर कर दी मैंने। एक इंसुलिन क्लियर हो गया आपको, जिसको हिमुलिन बोलते हैं, और दूसरा मैंने आपको जीन थेरेपी बता दी, जिस पर लगभग लगभग हर साल एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब बात करेंगे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की। किसकी बात करने वाले हैं? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की। ये पूरा डायग्राम के अंदर एक एक चीज एकदम रिप्रेजेंट परफेक्टली है। अब आ जाओ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में भी लगभग हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है, अर्ली डायग्नोसिस के लिए हम किन टेक्निक को यूज करते हैं? तो अर्ली डायग्नोसिस के लिए हम आरडीटी यूज करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑटो रेडियोग्राफी, पीसीआर। आप जानते ही हो कोरोना के टाइम पर हम करते क्या थे, देखा होगा नाकों में स्वैब डालते थे इस तरीके से, माउथ के अंदर स्वैब डालते थे, गर्दन से निकालते थे। क्या करते थे कि अभी सिम्टम नहीं आ रहे तो अर्ली डायग्नोसिस कर लो, क्या इसके अंदर इंफेक्शन तो नहीं है? ठीक है, सिम्टम आएंगे तब तक तो खेल बिगड़ जाएगा, तो अर्ली डायग्नोसिस करो, कहीं इसके अंदर कोरोना तो नहीं है। तो हम क्या करते थे, उसका पीसीआर लगाते थे। अगर एक भी इन्फेक्टिव एजेंट पड़ा है अर्ली स्टेज में तो पीसीआर में उसकी ग्रोथ आ जाती थी बहुत ज्यादा, और हम कहते थे भाई ये कोरोना पॉजिटिव है। अभी सिम्टम नहीं है पर सिम्टम आने वाले हैं, तो उसको अर्ली ट्रीटमेंट दे दोगे तो नो डाउट ये बच जाएगा। तो अर्ली डायग्नोसिस के लिए हम क्या क्या चीजें यूज करते हैं? पीसीआर तो आप खूब अच्छे से जानते हो, कोरोना के टाइम पे आपने यूज किया था। ऐसे ही यहाँ दो टेक्निक और बताने वाला हूं, ऑटो रेडियोग्राफी और अलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। और आपने पढ़ा भी होगा एड्स के केस में हम अलाइजा यूज करते हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में बताया था मैंने। यस, ठीक है, किसी को एचआईवी का इन्फेक्शन हो तो आप उसको एलाइजा यूज करते हो उसके लिए, समझे? यस, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, अलाइजा। यहां तक कोई डाउट? यस, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे अलाइजा आप यूज करते हो। ठीक है, तो तीनों को मैं एक एक करके समझाऊंगा, अच्छी तरीके से समझना। सबसे पहले, प्रेजेंस ऑफ पैथोजन बैक्टीरिया वायरस इज नॉर्मली सस्पेक्टेड ओनली व्हेन पैथोजन हैज प्रोड्यूस अ डिसीज सिम्टम। भाई तभी तो आप समझोगे, जब सिम्टम आएंगे तो भैया अब इन्फेक्शन है कोई ना कोई। ठीक है, बाय दिस टाइम अब हम चाहते क्या है, द concentration of pathogen is early very high, sorry already very high in the body। भाई जब सिम्टम आएंगे उस समय तो कंसंट्रेशन बहुत हाई होगी। However, very low concentration of bacteria or virus at the time when symptom of the disease are not yet visible। पर अर्ली स्टेज में क्या होगा, जब इनकी कंसंट्रेशन बहुत लो होगी, समझना, बैक्टीरिया वायरस की, तब उस समय सिम्टम जो भी होंगे वो विजिबल नहीं होंगे। कैन बी डिटेक्टेड, अगर आपने उस समय उसको डिटेक्ट कर लिया, बाय एम्प्लीफिकेशन ऑफ, कैसे? बाय एम्प्लीफिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड बाय पीसीआर। आपने वही कोरोना वाला टाइम एग्जांपल बताया कि ठीक है, आपने एम्प्लीफिकेशन पीसीआर से उसको एम्प्लीफाई करा कर पता लगा लिया कि भाई इसके अंदर ये वायरस है, बैक्टीरिया है, सिम्टम नहीं आ रहे पर है, आगे सिम्टम आने वाले हैं, तो कैन, इससे क्या कर लोगे आप, आसानी से इसका ट्रीटमेंट कर पाओगे। कैन यू एक्सप्लेन हाउ पीसीआर कैन डिटेक्ट वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए? ये पूरा पढ़ा चुका हूं मैं, क्योंकि पीसीआर सेंसर बेस्ड होता है। ठीक है, उसमें आप एक सेगमेंट डालोगे वो उसकी मल्टीपल कॉपी बना देगा, मल्टीपल कॉपी बना देगा, बताया भी था 30 साइकिल। अगर पीसीआर की 30 साइकिल चला दोगे तो जरा बताओ 30 साइकिल रन करने पर कितना कितना डीएनए बन जाएगा? देखो किसको याद है, अगर मैं पीसीआर की 30 साइकिल रिपीट कर दूं 30 टाइम, अभी पहले चैप्टर में पढ़ाया था मैंने, तो जरा बताओ कितना डीएनए बन जाएगा? ठीक है, जैसे 2 4 8, ठीक है, आप समझ रहे हो ना, इसको बढ़ाते जाओगे तो कितना डीएनए बन जाएगा 30 साइकिल के अंदर? कमेंट में बताओ तो जानू। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल? हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? यस, बिलियन, 1 बिलियन डीएनए बन जाएगा। ठीक है, चलो, तो उससे आप डिटेक्ट करते हो। पीसीआर इज नाउ रूटीनली यूज टू डिटेक्ट, मैंने बताया था पीसीआर को आज की डेट में हम एचआईवी के लिए भी यूज करना है, डिटेक्ट एचआईवी इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट। आज की डेट में तो हम सबके लिए, कोरोना तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है,
इट इज बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट म्यूटेशन इन जीन। हम पीसीआर को जीन में म्यूटेशन डिटेक्ट करने के लिए भी यूज करते हैं। इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट, ठीक है, इट इज अ पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई मेनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर। और हम डिफरेंट टाइप के जेनेटिक डिसऑर्डर को भी, भाई आपको म्यूटेशन पता करनी है, जेनेटिक डिसऑर्डर पता करना है, सबको जीन में ही तो पता करना है। तो पहले जीन की आपको मल्टीपल कॉपी बनाने पड़ेंगे, तब जाकर के आप जीन से रिलेटेड कोई भी स्टडी कर पाओगे। तो सब चीजों के लिए आपको पीसीआर तो चाहिए। समझ में आया? अर्ली डायग्नोसिस करनी है तो पीसीआर चाहिए, बिना पीसीआर के तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है, आज की डेट में। अब आ जाओ सेकंड कर बात करूंगा मैं, ठीक है, ऑटो रेडियोग्राफी। ये बहुत बेहतरीन टेक्निक है। प्रैक्टिकली तो आपने नहीं देखी होगी, रिसर्च लैबों में देखोगे आगे जाकर के, तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। भाई आरडीटी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको? ऑटो रेडियोग्राफी। तो सबसे पहले समझो, हमारे पास डिफरेंट, भाई ह्यूमन जीनोम के तो हैं ही, पर साथ में डिफरेंट टाइप के पैथोजन के भी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जो रेडियो लेबल्ड हैं, मतलब एक तरीके से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इनसे जुड़े हुए हैं। और डीएनए और आरएनए में आप क्या चीज रेडियो एक्टिव कर सकते हो? नाइट्रोजनस बेस को तो कर नहीं सकते, सिंपल सी बात है। हाँ, नाइट्रोजन और शुगर को आप कर नहीं सकते, तो किसको करोगे? फॉस्फेट को करोगे। यस, तो उसमें किसको हमने रेडियो एक्टिव कर दिया? P32 फॉस्फेट को रेडियो एक्टिव किया। इन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए को जो हम पीसीआर की हेल्प से बना लेते हैं मल्टीपल कॉपी, इनको प्रोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोब। ऑलरेडी डिफरेंट टाइप के पैथोजन के प्रोब मार्केट में अवेलेबल हैं। डिफरेंट टाइप के ह्यूमन जीन के प्रोब मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर आप ह्यूमन जीन की म्यूटेशन पर स्टडी करते हो तो अलग अलग जीन के प्रोब मार्केट में अवेलेबल हैं, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए, आप उनको यूज कर सकते हो, ठीक है। किसी बैक्टीरिया वायरस का आइडेंटिफिकेशन करना है बॉडी के अंदर, तो उसके प्रोब मार्केट में अवेलेबल है, आप उनको यूज कर सकते हो। इसमें प्रोब हाइब्रिडाइजेशन टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, समझना, ठीक है। आपकी बॉडी के सैंपल में देखेंगे क्या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए प्रेजेंट है या नहीं, तो हमारे पास ऑलरेडी है, इनसे क्या करा लेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। कैसे कराते हैं देखो, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने जो भी सैंपल है उसको जेल पर रन करा लोगे। जेल पर रन करा लिया, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए, ठीक है, जेल पर रन करा लिया आपने। अब जेल पर रन कराने के बाद इस प्रोब को उठा करके उसके अंदर डाल दोगे, ठीक है। प्रोब को उठा करके उसमें डाल दोगे। जैसे मानने समझने की कोशिश करना, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आपने क्या कर लिया? जेल पर रन करा लिया। आपने जेल पर रन करा लिया, ठीक है। आप प्रोब उठा के डालोगे, आप चेक करना चाहते हो कि इसके अंदर वो वाले डीएनए आरएनए है या नहीं जो प्रोब में है, तो वो सिंगल स्टैंडर्ड, ये सिंगल स्टैंडर्ड मिक्स कर दोगे। और इनके अंदर अगर हाइब्रिडाइजेशन हो गया, इनके अंदर अगर हाइब्रिडाइजेशन हो गया रेडियो एक्टिव प्रोब का हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तो समझ लो वो चीज प्रेजेंट है। मतलब वो चीज प्रेजेंट है, वो रेडियो एक्टिव हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तो दिखेगा तो है नहीं। वैसे तो ये दिखेगा कब? जब आप इसकी फोटोग्राफिक फिल्म खींचोगे, तो फोटोग्राफिक फिल्म इस तरीके से चमकेगी। तो इन बैंडों के अंदर रेडियो एक्टिविटी है, मतलब ये वो बैंड हैं जो आप ढूंढ रहे थे प्रोब की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो एक तरीका तो ये, किसी चीज को ढूंढना है बॉडी के अंदर, तो बॉडी के सैंपल में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए ढूंढने के लिए आपको प्रोब लाने पड़ेंगे उसी के। तो जेल पर रन करा करके उसका हाइब्रिडाइजेशन करा लो, ठीक है। फिर फोटोग्राफिक फिल्म के थ्रू हम चेक करेंगे कहां कहां रेडियो एक्टिविटी है। जहां है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस दिख रहे हैं यानी हाइब्रिडाइजेशन हो गया, नहीं दिख रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ, सिंपल सी बात है। तो इसके लिए भी यूज कर सकते हो। एक तरीका और है इसके लिए, तरीका क्या है अब समझना। जैसे आपने ह्यूमन जीनोम है, ये ह्यूमन जीनोम है, हमने रन करा लिया, उसके भी प्रोब आते हैं मार्केट में। आप चेक करना चाहते हो कि मेरे जीन के अंदर कोई म्यूटेशन तो नहीं हुआ, तो आप सीधा प्रोब लेके डालोगे। प्रोब लेके डालोगे तो आप चेक क्या करोगे? प्रोब से ये चेक कर लोगे, जैसे मान लो ये आपका प्रोब यहां बाइंड कर गया, यहां पर प्रोब बाइंड कर गया। बाइंड करने का मतलब है कोई म्यूटेशन नहीं हुआ। यहां प्रोब बाइंड कर गया, कोई म्यूटेशन नहीं हुआ, समझना मेरी बात। यहां प्रोब
यहां प्रोब बाइंड कर गया, कोई म्यूटेशन नहीं हुआ। अगर प्रोब की बाइंडिंग हो रही है तो म्यूटेशन नहीं है। हाँ, यहां प्रोब की बाइंडिंग नहीं हुई। अगर प्रोब की बाइंडिंग यहां हो रही है, यहां हो रही है, यहां हो रही है, तो यहां पर कोई म्यूटेशन नहीं है। पर यहां अगर बाइंडिंग नहीं हो रही, यानी इन जीन्स के अंदर म्यूटेशन हो चुका है। क्योंकि म्यूटेशन होते ही वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं रहेंगे, उनमें चेंज आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके से म्यूटेंट जीन है, जिनमें हाइब्रिडेशन नहीं हुआ। ये क्या है, म्यूटेंट जीन है, म्यूटेंट जीन। देखने के लिए क्या करोगे, इसकी फोटोग्राफिक फिल्म खींचोगे, फोटोग्राफिक फिल्म पर आप रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की स्टडी करोगे। अगर रेडियो एक्टिविटी मिल रही है तो ठीक है भाई, इसका मतलब हाइब्रिडेशन हो गया। रेडियो एक्टिविटी नहीं मिल रही है तो हाइब्रिडेशन नहीं हुआ। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। हाइब्रिडेशन नहीं हुआ मतलब म्यूटेशन है, और हाइब्रिडेशन हो गया मतलब म्यूटेशन नहीं है, सिंपल सी बात। तो उसके लिए भी आप इस टेक्निक को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो एनसीईआरटी क्या बोल रही है, एक मिनट देख लो, एनसीईआरटी को भी क्यों छोड़ दें। अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए टैग विद, किससे टैग किया हमने उसको, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल पी। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम प्रोब बोलते हैं, प्रोब जो हम लैब में बनाते हैं। तो P32 को हमने रेडियो एक्टिव कर दिया, थोड़ी चीजें मैंने इंफॉर्मेशन प्रॉपर दे दी है पूरी। इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज, ये क्या करेगा, हाइब्रिडाइज करेगा टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या आरएनए। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए आरएनए से क्या करेगा ये, हाइब्रिडाइज। क्या करेगा ये, हाइब्रिडाइज। समझना मेरी बात, ये हो क्या रहा है, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड बन रहा है। हाइब्रिडाइज, हाइब्रिडाइज हो गया। ठीक है, अगर हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो समझ में आ गया होगा। हाइब्रिडाइज टू कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन द क्लोन ऑफ सेल फॉलोड बाय डिटेक्शन यूजिंग, अब किसे चेक करोगे इसको, ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू। ठीक है, द भाई ये ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू चेक कर रहे हो आप। ठीक है, इसमें आप क्या क्या देखोगे, हैंस नॉट अपीयर ऑन, अगर क्लोन आपका फोटोग्राफिक फिल्म पर नहीं है तो समझ लो हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ, बिकॉज द प्रोब विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट्री विद द म्यूटेंट जीन। भाई यहां पर म्यूटेंट जीन का कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है तो दिखेगा नहीं। ये म्यूटेंट जीन का कॉम्प्लीमेंट्री है, सॉरी ये जीन का कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब म्यूटेशन नहीं हुआ, या म्यूटेशन हुआ है, म्यूटेंट जीन है। ठीक है, तो फोटोग्राफिक फिल्म के थ्रू आप इसको चेक कर सकते हो। तो ये हो गया ऑटो रेडियोग्राफी, दो टेक्निक हो गई। अब तीसरी टेक्निक की बात करूं तो इसको बोलते हैं अलाइजा। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई अलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। ठीक है, ये सिविल तक में पूछा गया है। ठीक है, कि अगर एचआईवी की, ठीक है, अर्ली डायग्नोसिस या स्क्रीनिंग करनी है तो क्या करोगे, अलाइजा। कन्फर्मेसी टेस्ट कौन सा है, बैस्टन ब्लॉटिंग, बैस्टन ब्लॉटिंग, क्लियर है, वो कन्फर्मेसी टेस्ट है। कोई किसी कारण से अलाइजा पॉजिटिव आ सकता है नेगेटिव पर्सन का, तो कन्फर्मेशन के लिए क्या करना होगा आपको, बैस्टन ब्लॉटिंग। बैस्टन ब्लॉटिंग अगर पॉजिटिव आ रहा है तो कंफर्म है कि वो एचआईवी पॉजिटिव है। क्लियर है बिल्कुल, हाँ, तो ये समझना है आपको। ठीक है, ओके, चलो बेहतरीन, सुपर। तो अब अलाइजा की बात कर रहा हूं मैं। अलाइजा किस पर बेस्ड होता है, अलाइजा एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर बेस्ड होता है। अलाइजा से क्या ढूंढ सकते हो बॉडी के अंदर, भाई बॉडी के अंदर आप किसी भी पैथोजन के एंटीजन ढूंढ सकते हो, किसी भी पैथोजन के एंटीबॉडी ढूंढ सकते हो। तो कई टाइप के अलाइजा प्लेट आते हैं जो स्लो ग्रोइंग पैथोजन के एंटीजन या एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने में बड़ा हेल्प करते हैं। और स्लो ग्रोइंग का अक्सर कर हम क्या ढूंढते हैं, एंटीबॉडी। और फास्ट ग्रोइंग का क्या ढूंढते हैं, एंटीजन, ऑलवेज। ठीक है, तो अलाइजा इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। बस एक चीज ध्यान रखनी है, कैसे सर, कैसे एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, अब आ जाओ। तो अलाइजा एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर बेस्ड है। आप किसी भी पेशेंट के एंटीजन भी ढूंढ सकते हो और उस पेशेंट के सैंपल में एंटीबॉडी भी ढूंढ सकते हो। तो उसके लिए अलग अलग प्लेट आते हैं। अगर एंटीजन ढूंढना है तो एंटीबॉडी कोटेड प्लेट आते हैं, और अगर एंटीबॉडी ढूंढने हैं तो प्लेटों के अंदर पहले से ही उस पैथोजन के एंटीजन कोटेड होंगे। तो एंटीजन और एंटीबॉडी कोटेड मार्केट में प्लेट आती हैं अलाइजा की, जिसमें 96 बैल होते हैं, गड्ढे, समझ रहे हो। उसके अंदर इस टेस्ट को हम परफॉर्म करते हैं। जैसे अब मैं बहुत प्यारे से एग्जांपल समझा रहा हूं। ठीक है, आप ढूंढना चाहते हो यहां पर किसको ढूंढ रहे हो, एंटीजन को ढूंढ रहे हो।
तो एंटीजन को ढूंढने के लिए आप सैंपल यूज करोगे। क्या यूज करोगे? सैंपल। ठीक है, तो सैंपल लिया पेशेंट का, मैंने सीधा इन प्लेट्स में फिल कर दिया। मुझे नहीं पता इस प्लेट्स में एंटीजन है या नहीं। अगर मान लो, भाई लास्ट में ही मालूम पड़ेगा आपको, तो ठीक है, मान लो एंटीजन है, तो एंटीजन कहां से अटैच हो जाएंगे? इन एंटीबॉडी से चिपक जाएंगे, पर आपको नहीं पता है या नहीं। ठीक है, मान लो इसमें है, तो इस तरीके से चिपक गए होंगे, अटैच हो गए होंगे एंटीबॉडी से। ठीक है, और फिर जब आप ये प्लेट खरीदते हो तो साथ में भाई एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे यानी कुछ ऐसे एंटीबॉडी आपको मिलते हैं जिनमें पहले से एंजाइम लिंक्ड, जिनमें एंजाइम जुड़ा हुआ होगा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, यानी ऐसे एंटीबॉडी जिनके अंदर एंजाइम लिंक्ड होता है, ये मार्केट में आते हैं इस प्लेट के साथ। तो आप क्या करोगे? आप इन एंटीबॉडी को इसमें अप्लाई कराओगे। ठीक है, तो पहले तो आपने एंटीजन डाले थे, सैंपल थोड़ी देर छोड़ोगे, फिर खाली करोगे प्लेट को। अगर एंटीजन होंगे तो चिपक गए होंगे, एंटीजन नहीं होंगे तो सब बाहर निकल आएगा, खाली प्लेट हो गई। ठीक है, पर मान लो एंटीजन थे इसके अंदर, मान लो एंटीजन थे, तो आपने एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज में अप्लाई कर दिए। तो जैसे एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डालोगे तो वे एंटीजन से बाइंड कर जाएंगे ऑटोमेटिकली। उनसे कौन जुड़ा होगा? एंजाइम जुड़ा होगा, एंजाइम लिंक्ड है ना। पर आपको नहीं पता, थोड़ी देर छोड़ोगे फिर इसको खाली कर दोगे। अगर इसमें एंटीजन होंगे तो चिपक जाएंगे, एंटीजन नहीं होंगे तो नहीं अटैच होंगे। खाली कर दिया, फिर वापस रख दिया। अब आप देखना चाहते हो कि वाकई में इसमें एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन हुआ, तो इस एंजाइम के साथ, समझना, इस एंजाइम के साथ एक शीशी और आती है, जो एंजाइम का सबस्ट्रेट है, एंजाइम का सबस्ट्रेट है, जो एंजाइम का सबस्ट्रेट है, एंजाइम का सबस्ट्रेट है, समझना मेरी बात। हाँ, तो अगर आपने इसके अंदर क्या डाल दिया? प्रोडक्ट डाल दिया, प्रोडक्ट डाल दिया, तो अगर एंजाइम होगा तो ये एंजाइम क्या काम करेगा? प्रोडक्ट को सबस्ट्रेट में, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, सबस्ट्रेट डाल दिया, तो सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट कर देगा? एंजाइम प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में चेंज करते ही इस प्लेट का कलर चेंज हो जाएगा, चेंज द कलर ऑफ प्लेट। अगर पेट का कलर चेंज हो रहा है तो टेस्ट कैसा हो गया? पॉजिटिव टेस्ट हो गया। तो पॉजिटिव टेस्ट पता करने के लिए आप क्या यूज करोगे? सिंपल, सैंपल डाल दोगे प्लेट के अंदर, पहले से ही एंटीबॉडी कोटेड प्लेट है क्योंकि आप एंटीजन ढूंढ रहे हो। अगर एंटीजन हुए तो बाइंड कर जाएंगे, नहीं हुए तो बाइंड नहीं करेंगे, आगे कलर ही चेंज नहीं होगा। ठीक है, फिर आप एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डालोगे, नाम ही इसका एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। तो अगर एंटीजन हुए तो बाइंड करेंगे, नहीं हुए तो ये भी बाइंड नहीं करेंगे। मान लो ये बाइंड कर गए, फिर आपने खाली करके फिर रख दिया उसको। अब इसमें आप वो सबस्ट्रेट डालोगे, एंजाइम अगर होगा तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करके कलर चेंज कर देगा प्लेट का, अगर नहीं होगा तो नहीं कलर चेंज होगा। कलर चेंज हो रहा है तो पॉजिटिव टेस्ट है, अब कलर चेंज नहीं होता नेगेटिव टेस्ट है। सिंपल सी बात है। अब क्वेश्चन आता है कौन सा एंजाइम, कौन सा एंजाइम इन एंटीबॉडी से जुड़ा होता है? परऑक्सीडेज, पर ऑक्सीडेज एंजाइम। परऑक्सीडेज एंजाइम को हम इन एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी से जोड़ देते हैं। क्लियर है बिल्कुल? तो ये एक कंसेप्ट समझ में आया कि आपको सैंपल में क्या ढूंढ रहे हो? सैंपल में आप एंटीजन ढूंढ रहे हो। हाँ, सैंपल में एंटीबॉडी ढूंढना है तो क्या करोगे? फिर से सैंपल को अप्लाई करोगे। किन प्लेटों में? जिनमें एंटीजन पहले से कोटेड है। इनमें क्या कोटेड है? एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। यहां क्या कोटेड है? एंटीजन। समझना मेरी बात ऑलरेडी। तो सैंपल आपने डाला और मान लो सैंपल में एंटीबॉडी है, हम मान लेते हैं एंटीबॉडी है, तो ये एंटीबॉडी इन एंटीजन से बाइंड कर जाएंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, कुछ देर छोड़ेंगे फिर खाली कर देंगे। खाली करने के बाद अगर बाइंडिंग हो गई होगी तो ठीक है, नहीं हो गई होगी तो आगे रिएक्शन ही नहीं होगी। ठीक है, तो ऑलरेडी ये रिएक्शन तो समझना मेरी बात, ये एंटीबॉडी से बाइंड कर गए हैं। अब क्या डालोगे इसमें? इसमें भी कुछ एंटीबॉडी आते हैं, ऐसे एंटीबॉडी आते हैं जो एंटीबॉडी बाइंडिंग एंटीबॉडी हैं, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी बाइंडिंग एंटीबॉडी। समझना, आप इनको डाल दोगे। जैसे आप इन एंटीबॉडी को डालोगे तो ये एंटीबॉडी सीधे एंटीबॉडी से बाइंड करेंगे, एंटीबॉडी बाइंडिंग एंटीबॉडी हैं ये,
एंटीबॉडी बाइंडिंग एंटीबॉडी हैं जिनमें एंजाइम पहले से लगा हुआ होगा। एंजाइम वही होगा परऑक्सीडेज, पर ऑक्सीडेज एंजाइम वही है परऑक्सीडेज। ठीक है, अगला स्टेप क्या आएगा भाई, आप चेक करना चाहते हो सब कुछ सही है नहीं, वास्तव में ये चीजें हैं नहीं, तो अब आप क्या करोगे, सबस्ट्रेट डालोगे, क्योंकि साथ में इसके भी सबस्ट्रेट मिलेगा आपको। जैसे ही आपने सबस्ट्रेट डाला और एंजाइम अंदर हुआ तो एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देगा, तो कलर चेंज हो जाएगा, कलर चेंज। कलर चेंज का मतलब है पॉजिटिव टेस्ट, और कलर चेंज नहीं हो रहा तो नेगेटिव टेस्ट। यानी इस टेस्ट की हेल्प से, इस अलाइजा की हेल्प से मैं पेशेंट के बॉडी में एंटीजन भी ढूंढ सकता हूं और पेशेंट के सैंपल के अंदर मैं एंटीबॉडी भी आइडेंटिफाई कर सकता हूं। एंटीजन ढूंढने होंगे तो एंटीबॉडी कोटेड प्लेट लेने होंगे, और एंटीबॉडी ढूंढने होंगे तो उस पैथोजन के एंटीजन कोटेड प्लेट मुझे खरीदने होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से अलाइजा प्लेट हर पैथोजन के स्पेसिफिक मार्केट में मिलते हैं। उस पैथोजन में भी एंटीजन ढूंढना है तो वो अलग होंगे, एंटीबॉडी आइडेंटिफाई करना है तो वो अलग होंगे, और हर प्लेट के संग एक सबस्ट्रेट और एक एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी जिसमें परऑक्सीडेज नाम का एंजाइम जुड़ा होता है वो ऑलरेडी साथ में आता है। ठीक है, तो आप बहुत आसानी से लगा पाओगे इस टेस्ट को, समझ में आ गया होगा है क्या अलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट। ऐसे कोई डाउट बेटा? डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है? क्योंकि एनसीईआरटी की लाइंस को अगर क्लियर करना है तो ये चीजें आपको एड ऑन करनी पड़ेंगी, तभी एनसीईआरटी के कंसेप्ट आप समझ पाओगे। खाली एनसीईआरटी अंडरलाइन से तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलो, तो अब हमारी टेक्निक सारी कवर हो गई। हमने एलाइजा कवर कर लिया, ठीक है, हमने ऑटो रेडियोग्राफी कवर कर ली, हमने पीसीआर समझ लिया, हमने जीन थेरेपी समझ ली, हमने इंसुलिन समझ ली। ये समझ लो, ये कंसेप्चुअल पार्ट हमारा कंप्लीट होता है एकदम बेहतर तरीके से, और यहां तक क्वेश्चन आपको भर भर के मिलेंगे। यस, अब थोड़ा सा डेटाबेस पार्ट आता है, डेटाबेस पार्ट थोड़ा सा ही है, ठीक है, हार्डली 20 मिनट का। ठीक है, डेटाबेस पार्ट वो समझना है थोड़ा सा, उसको आप कहीं एक पॉइंट लिख लेना, ये डेटा है जो तुम भूलोगे। जैसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स, इसका हम यूज कहां कहां करते हैं, डेटा है एक एक लाइन का, आप लिख लोगे। जैसे बायो एथिक्स क्या है, बायो पायरेसी और एथिक्स में अंतर क्या है, बायो पेटेंट और नॉर्मल पेटेंट में अंतर क्या है, समझ रहे हो ना मेरी बात? यस, तो ये छोटी छोटी डिफरेंस है वो मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, ओनली डेटा है, समझना है, एक्सपेरिमेंटल वाला काम यहां पर खत्म हो जाता है परफेक्टली। ठीक है, अब आ जाओ बेसिक बात है, ये मैं डायरेक्टली एनसीईआरटी लेकर के आया हूं, उधर एनसीईआरटी और कंसेप्ट दोनों साथ लेकर के चला हूं। ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल, ट्रांसजेनिक एनिमल समझते हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल जो आप अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करते हो। ठीक है, जैसे मुझे याद है हम जिस लैब में थे उसमें स्टार्टिंग की जो लैब थी, ठीक है, मेडिसिन पर काम चल रहा था, तो उस लैब के अंदर व्हाइट माइस थे। ठीक है, यस, अल्बेनो, हाँ रैट, व्हाइट माइस होते हैं अल्बेनो रैट, वो स्पेशली एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करते थे। उन माइस की खास बात क्या थी, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड थे, उन माइस के अंदर थाइमस नहीं होती थी। क्या नहीं थी? थाइमस नहीं थी। थाइमस की एब्सेंस की वजह से हम उन माइस को बहुत जगह यूज करते थे। कहां यूज कर सकते थे भाई? थाइमस की वजह से आपकी इम्यूनिटी होती है। ठीक है, अगर मैं, जैसे कोरोना आया था, किसी को कोरोना का इन्फेक्शन हुआ, किसी को नहीं हुआ। ठीक है, सिंपल सी बात है, किसी को बहुत सीवियर हो गया, यानी सबका इम्यून सिस्टम अलग अलग टाइप का है। तो मैं किसी बैक्टीरिया वायरस की स्टडी करना चाहूंगा एक कॉमन एनिमल के अंदर, तो मैं परफेक्टली कर ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, जिसका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा हैवी है तो वहां उसका इफेक्ट कम होगा, जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर है वहां इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा, तो प्रॉपर स्टडी नहीं कर पाऊंगा। तो प्रॉपर स्टडी करने के लिए मुझे क्या चाहिए? ऐसा एनिमल चाहिए जिसका इम्यून सिस्टम सबके बराबर हो। तो थाइमस रिमूव कर दिया हमने, तो ये हो गए जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स। ठीक है, तो इन जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स को मैं वैक्सीन सेफ्टी के लिए यूज करता हूं, डिफरेंट केमिकल की टॉक्सिसिटी स्टडी करने के लिए यूज करता हूं, डिफरेंट पैथोजन का पैथोजेनिक इफेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करता हूं। समझ रहे हो? तो ये ट्रांसजेनिक एनिमल आज की डेट में बहुत जगह यूज होते हैं। किसी जीन के फिनोटाइपिक करैक्टर की स्टडी करनी है तो भी मैं ट्रांसजेनिक एनिमल ही यूज करूंगा। ठीक है, नॉर्मल एनिमल पर ये एक्सपेरिमेंट नहीं होते, तो बहुत काम के हैं। किसी दवा की क्लिनिकल ट्रायल करनी हो तो ट्रांसजेनिक एनिमल यूज करेंगे। ठीक है, किसी वैक्सीन की सेफ्टी पता करना हो, जैसे पोलियो वैक्सीन खतरनाक होती है, ठीक है, लाइव एटेन्यूएटेड वायरस होता है उसके अंदर, तो आप ट्रांसजेनिक एनिमल पे यूज करोगे इनको। ठीक है,
समझ रहे हो? तो ट्रांसजेनिक एनिमल आज के डेट में बहुत जगह यूज होते हैं, बस तुम्हें याद रखना है कहां कहां यूज होते हैं और कौन कौन से ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए जा चुके हैं, जिसमें 95% तो माइस ही हैं। यस, एल्बाइनो रैट। तो ट्रांसजेनिक एनिमल की बात करता हूं, तो ट्रांसजेनिक एनिमल में क्या क्या है भाई? रैट आते हैं, ट्रांसजेनिक रैट आते हैं, रैबिट आते हैं, रैबिट भी ट्रांसजेनिक हैं जो हमने बनाए हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, पिग भी आते हैं, ग्विनी पिग पे बहुत ज्यादा काम होता है, हमारी लैब में भी होता था, शीप पर भी आप काम करोगे ट्रांसजेनिक, ठीक है, ट्रांसजेनिक काव भी होती है, मैं रोजी काव पढ़ाने वाला हूं यहां पर, और फिश ऑल्सो ट्रांसजेनिक होती हैं, ठीक है। और 95% इन सब में 95% समझना ओनली माइस हैं। 95% कौन आते हैं इसके अंदर? माइस। जो सबसे ज्यादा लैबों में यूज होते हैं माइस, 95% माइस हैं। आप समझ रहे हो? यस, सबसे ज्यादा लैबों में यूज होते हैं। ये ट्रांसजेनिक एनिमल हो गया। अब कहां कहां यूज हो रहा है ट्रांसजेनिक एनिमल का, बस तुम्हें ये इतनी सी लाइनें याद रखनी है, बस ये हेडिंग, इसके अंदर कुछ नहीं पूछेगा, इसमें हेडिंग पूछेगा। किसी भी जीन की नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट की स्टडी करनी है तो जीन को इंसर्ट करा दो किसके अंदर? इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर, ठीक है। तो वो जीन जाएगा, अटैच होगा और एक्सप्रेस करेगा, तो फिनोटाइपिक कैरेक्टर में चेंज आएगा, उसकी आप स्टडी कर पाओगे बहुत अच्छी तरीके से इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर, ठीक है। आगे आ जाओ। हाँ, अब जहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने अंडरलाइन कर दिए। स्टडी ऑफ डिसीज, ठीक है, मुझे याद है हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की स्टडी करते थे ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर, ठीक है। या किसी वैक्सीन की सेफ्टी का पता लगाना है कि वैक्सीन कहीं खराब तो नहीं हुई, तो ट्रांसजेनिक एनिमल यूज करोगे, ठीक है। मेनी ट्रांसजेनिक एनिमल आर डिजाइन टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ जीन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ डिसीज। समझना मेरी बात? जैसे मेरे पास माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया है, मैं जानना चाहता हूं ये बैक्टीरिया 10 दिन में क्या करता है, 15 दिन में क्या करता है, बॉडी में किस तरीके से एंटर करता है, किन किन ऑर्गन को पहले अफेक्ट करता है, तो मैं क्या करूंगा? अलग अलग एनिमल में इसके सैंपल इंजेक्ट कर दूंगा। 10 दिन बाद ऐसे एनिमल की स्लॉटिंग करूंगा, कट करके ऑर्गन की स्टडी करूंगा, कहां पर पहुंचा, 15 दिन में कहां पहुंचा, 20 दिन में कहां पहुंचा, किस किस तरीके से ऑर्गन को इफेक्ट कर रहा है, तो सारी की सारी स्टडी हम ट्रांसजेनिक एनिमल पर ही करते हैं। क्लियर है? बिल्कुल, ठीक है। अब आ जाओ। दीज आर स्पेशली मेड टू, ठीक है, सर्व द मॉडल फॉर ह्यूमन डिसीज सो दैट इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ट्रीटमेंट फॉर डिसीज इज मेड पॉसिबल। आज की डेट में अगर मैं बात करूं, ठीक है, किस डिसीज के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल को यूज कर रहे हैं? कैंसर के लिए कर रहे हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए कर रहे हैं, रेमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए कर रहे हैं और एल्जाइमर के लिए कर रहे हैं। नई वाली एनसीईआरटी में इन डिसीज को उड़ा दिया है इन्होंने, ठीक है, हाँ, गायब कर दिया है, पर समझ रहे हो? इनको याद रखना, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है, 4 नाम है, ठीक है, रिपीट हो सकते हैं। कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एल्जाइमर, इन चारों के लिए आप इन ट्रांसजेनिक एनिमल को यूज करते हो इनकी डिसीज की स्टडी करने के लिए। बहुत डेंजरस डिसीज है, ठीक है। तो डिसीज स्टडी समझ में आ गया होगा। हाँ, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए भी आप ट्रांसजेनिक एनिमल यूज कर रहे हो। यस, जैसे साइंटिस्टों को पता चला कि ह्यूमन सबसे बेहतरीन प्रोटीन, हाई प्रोटीन रिच मिल्क किसके अंदर मिलता है? ह्यूमन का मिल्क। भाई काव बफेलो का भी मिल्क हाई प्रोटीन रिच नहीं है, ह्यूमन मिल्क हाई प्रोटीन रिच है। तो साइंटिस्ट ने कहा कि अगर ह्यूमन वाला मिल्क काउ से प्रोड्यूस हो जाए तो मजा आ जाएगा। क्या किया जाए? ट्रांसजेनिक काउ बनाई जाए। तो ट्रांसजेनिक काउ बनाने के लिए हमने क्या किया? ह्यूमन का वो जीन जो हाई प्रोटीन बना रहा था उसको हमने काउ के अडर में वेक्टर की हेल्प से इंसर्ट करा दिया। अब काव वो दूध जो दे रही है ना, उसमें ह्यूमन प्रोटीन भर भर के है। तो ऐसी काव को हमने नाम दिया रोजी काव, ठीक है। इसका पूरा ट्रांसजेनिक कैसे हुआ तो समझो मेरी बात। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा 19, अच्छा एक ये भी है, ठीक है, समझना। पहले काव का समझाता हूं पहले आपको मैं, ठीक है। 1997 याद रखना है। जीन थेरेपी कब हुई थी जरा लिखो कमेंट के अंदर। जीन थेरेपी 4 ईयर की जो गर्ल थी उसके कब की गई थी, कमेंट में जरा मेंशन करो। जीन थेरेपी कब हुई थी, देखूं जरा आपको याद है नहीं याद है। जीन थेरेपी अभी पढ़ा के चुका हूं मैं, ठीक है। कब हुई थी? पहला इंसुलिन कब बनाया? एली लिली कंपनी ने इंसुलिन को डिजाइन किया था, कब किया था? ऐसी क्वेश्चन आएगा कि रोजी काव का फॉर्मेशन कब हुआ? 1997। 1997 में पहली ट्रांसजेनिक काव बनाई थी रोजी। अब ट्रांसजेनिक क्यों बोल रहा हूं मैं इस रोजी काव को? क्योंकि इसके अंदर ह्यूमन प्रोटीन इनरिच मिल्क 2.4 ग्राम पर लीटर, इस पर क्वेश्चन आता है कितना?
2.4 ग्राम पर लीटर, इतना प्रोटीन बनता था। द मिल्क कंटेन द ह्यूमन, कौन सी प्रोटीन है? ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, ये प्रोटीन इसके अंदर बहुत मिलती है। ये ट्रांसजेनिक काउ थी, क्लियर है। तो एक तो हमने ट्रांसजेनिक काउ बनाई 1997 में, इसका नाम क्या था? रोजी, क्लियर है बिल्कुल। दूसरा मैंने बताया कुछ खतरनाक डिसीज हैं, उनके थेरेप्यूटिक्स दवाएं बनाने के लिए भी हमने ट्रांसजेनिक एनिमल यूज किए हैं। जैसे सिगरेट स्मोकिंग से याद हो तुम्हें, मैंने बढ़ाया था एम्फाइसीमा हो जाता है, तो एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, एंटीट्रप्सिन, अल्फा 1 एंटीट्रप्सिन, इसको भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से ट्रांसजेनिक एनिमल में ही बनाया गया है, ठीक है, और एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, ठीक है, यूज इन एम्फाइसीमा। इसके अलावा तुम्हें याद हो, ठीक है, फिनाइल कीटोन यूरिया सिस्टिक फाइब्रोसिस के ट्रीटमेंट के लिए भी हमने मेडिसिन बनाई हैं, उसके लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स ही यूज किए हैं। यस, तो तीन चीजें हो गई, एक तो डिसऑर्डर के लिए हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज किया है पहला, दूसरा मैंने बताया इनकी थेरेप्यूटिक्स बनाने के लिए 1997 में रोजी काओ को बनाया है, जो ह्यूमन प्रोटीन इन रिच मिल्क प्रोड्यूस करने में कैपेबल है। 1997, याद हो गया? बस तीन फंक्शन समझ में आ गए इन ट्रांसजेनिक एनिमल के, दो और याद रखने हैं। जैसे आप किसी भी वैक्सीन की वैक्सीन सेफ्टी, बस कोरोना वैक्सीन ध्यान रखना, जब पल्स पोलियो अभियान चला था बड़े पैमाने पर, उनके ट्रांसपोर्टेशन होते थे, तो कोरोना वैक्सीन में लाइव एट्यूनेटेड वायरस था, अगर बीच में भी गड़बड़ हो जाए तो वो पैथोजेनिक में कन्वर्ट हो सकता था, यानी पैथोजेनिसिटी कॉज कर सकता था। तो उसके लिए क्लिनिकल ट्रायल, मतलब सैंपल पहले निकालते थे कंटेनर में से, माइस में इंजेक्ट किया जाता था, ठीक है, आप समझना, अगर उसके अंदर पोलियो हो गया तो कंटेनर डिस्कार्ड कर दिया जाता था, ठीक है, अगर नहीं हुआ तो कंटेनर ठीक है, उसको ह्यूमन को लगा दिया जाता था, ठीक है। तो किस के लिए हमने इसको यूज किया? स्पेशली पोलियो वैक्सीन के लिए बड़े पैमाने पर हमने इसको यूज किया, पोलियो वैक्सीन के लिए, समझ रहे हो? हाँ, वैक्सीन सेफ्टी में। हाँ, केमिकल सेफ्टी में भी करते हैं आज की डेट में हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को, डिफरेंट टाइप के केमिकल फूड में पड़ रहे हैं, तो देखेंगे फूड इंस्पेक्टर चेक करते हैं कोई डेंजरस केमिकल तो नहीं है, उनको हम एनालिसिस के लिए भेजते हैं, ऐसा तो नहीं है ये केमिकल हमारी बॉडी में, वैसे तो नहीं है, पर बॉडी में जाते हैं, लिवर में जाते हैं, लिवर में कार्सिनोजेनिक में कन्वर्ट ना हो जाए वो, जब लिवर इंटरेक्ट करता है, तो उसके लिए टेस्ट किए जाते हैं। तो ह्यूमन में ना टेस्ट करके हम इसलिए कहाँ टेस्ट करेंगे? ट्रांसजेनिक एनिमल में। तो ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल चाहिए जिनका इम्यून सिस्टम एक समान हो, एक जैसा हो, आसानी से, और सेंसिटिव हो इन केमिकल्स के लिए, तो केमिकल डालते ही उसका इफेक्ट पता चल पाएगा, सेंसिटिव ही नहीं है तो इफेक्ट कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो केमिकल की टॉक्सिसिटी पता लगाने के लिए हम इनका यूज करते हैं। तो 5 मैंने फंक्शन बताए, किसी भी जीन का फिजियोलॉजिकल फिनोटाइपिक कैरेक्टर की आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हो, पहला समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरा मैंने बताया कि जैसे एक तो यही हो गया, वैक्सीन की सेफ्टी के लिए करते हो, केमिकल सेफ्टी के लिए करते हो, ठीक है, डिफरेंट टाइप के थेरेप्यूटिक्स बनाने के लिए यूज करते हो, डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हो, ठीक है। 1997 में रोजी काओ आपने बनाई, वो थेरेप्यूटिक्स या प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसमें भी आपने ट्रांसजेनिक एनिमल को यूज किया है, समझ में आ गया? तो ये यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, इसका यूजेस क्या है ट्रांसजेनिक एनिमल का, जितनी मैंने अंडरलाइन की है बस इनसे क्वेश्चन मिल जाएगा, अगर आना होगा इससे तो, क्योंकि डेटाबेस है, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैंने आपको पढ़ाया उससे वहां से मिलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा एक समझने का पार्ट है, क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, पर बनता है तो बच्चा गलत करके आता है, ठीक है। तो मैं समझाना चाहता हूं इसको है क्या भाई, एथिकल इश्यूज क्या हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप डीएनए के संग छेड़छाड़ कर रहे हो, समझ, दो टाइप के सेल को हाइब्रिड बना रहे हो, ठीक है, आधा एनिमल आधा, समझ रहे हो, इंसान, ऐसा भी बना सकते हो। और अभी देखो आज लेटेस्ट देखा ही होगा आपने, किस तरीके के एनिमल्स बन रहे हैं जिसके अंदर ह्यूमन ऑर्गन प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, ठीक है, जिससे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट इजी हो जाए, ठीक है। तो वहां भी हाइब्रिड ही तो बना रहे हैं हम, ठीक है। तो अगर ऐसा हमने नॉर्मल ह्यूमन पे करना चालू कर दिया तो पूरी बायोडाइवर्सिटी बिगड़ जाएगी, ठीक है। प्लांटों पे करना चालू कर दिया सब तहस नहस हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने जब टेक्नोलॉजी आई तो हमने एक कमेटी बनाई, ठीक है, जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये डिसाइड करती है कि आप क्या काम कर सकते हो और क्या काम नहीं कर सकते बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप ऑर्गेनाइजेशन सच एज, ठीक है, जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है।
विच विल मेक डिसीजन, ठीक है, रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च एंड द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएम ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज। इस सब की पूरी स्टडी करने के बाद ही ये परमिट करती है कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। ठीक है, एक बात समझ में आ गई। अब मैं बात करूंगा पेटेंट की। पेटेंट देखा होगा ना, जैसे आपने बहुत मेहनत की, आपने कोई चीज बनाने के अंदर कई साल लगा दिए, ठीक है, जैसे आपने कोई चीज डिजाइन की, बहुत कोई चीज एक दिन में डिजाइन नहीं होती है, ठीक है, आपने जेन्युइनली मेहनत की, बहुत तरीके से उसको बनाया, वो कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है, कोई भी चीज हो सकती है, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग आपने कोई प्रोसेस डेवलप की, ठीक है, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, आपने कोई कंटेंट बनाया, आपने कोई डिजाइन बनाई, कुछ भी बहुत मेहनत की आपने, ठीक है, जिसमें आपने दिन और रात मेहनत की बढ़िया तरीके से, और मान लो कोई पावरफुल इंसान, पावरफुल का मतलब है जिसके पास पैसा भी खूब अच्छा खासा है और जन समर्थन है, ठीक है, और पॉलिटिक्स की पावर भी है उसके पास, ठीक है, वो आपकी चीजों को खुद यूटिलाइज करता है और बड़े पैमाने पर उससे रेवेन्यू जनरेट करता है, बेचता है उसको। तो आपका क्या किया उसने? एक्सप्लॉयटेशन किया ना। यस, आपने किसी चीज को बनाने में कई साल लगा दिए, उसने 2 मिनट में आपसे चुराया और चुरा करके उससे रेवेन्यू जनरेट किया, ठीक है, बिना आपकी परमिशन के। यस, विदाउट परमिशन, ठीक है, हाँ, तो इसको कहते हैं मतलब चुरा लेना, पायरेसी, जो मैं पढ़ाने वाला हूं। तो इन्हीं चीजों को रोकने के लिए सबसे पहले कुछ कंट्री ने पेटेंटिंग प्रोसेस बनाया कि अगर कोई इंसान या कोई कंपनी, पहले पेटेंटिंग इंसान के लिए नहीं बना था, ये कंपनियों के लिए बना था, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए। और पेटेंटिंग बनाया किसने? एक नॉर्मल कंट्री ने नहीं बनाया, जो डेवलप कंट्री थी उन्होंने बनाया, और जिसने रूल्स बनाए और उन्होंने ही रूल्स को सबसे ज्यादा तोड़ा। क्लियर है? तो द मॉडिफिकेशन समझना, एंड यूजेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज एज फूड, मेडिसिन, ठीक है, सोर्स फॉर एग्जांपल, हैज आल्सो क्रिएटेड प्रॉब्लम विद पेटेंट ग्रांटिंग फॉर द सेम। ठीक है, तो अब पेटेंट ग्रांट कैसे होता है सब पूरा समझाने वाला हूं मैं। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। पेटेंट, पेटेंट होता क्या? इट इज द एक्सक्लूसिव राइट जनरेटेड बाय नेशनल गवर्नमेंट टू एन इन्वेंटर। भाई तुमने जो कोई चीज खोजी है, कोई चीज बनाई है, तो तुम्हें एक्सक्लूसिव राइट मिलता है कि भाई अब इस चीज को कोई यूज करेगा तो वो आपसे परमिशन लेगा, ठीक है, आप परमिट करते हो, ठीक है, तो ही वो उसको यूटिलाइज कर सकता है, ठीक है, उसके लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। अगर वो उससे रेवेन्यू जनरेट करता है तो उसका कुछ पार्ट आपको भी देगा, ठीक है, ये नियम बनाए गए कि बिना उस परमिशन के वो उसको यूटिलाइज नहीं कर सकता। ये है, ठीक है, एक्चुअली, ठीक है, पेटेंटिंग का प्रोसेस। ठीक है, तो इन्वेंटर, अब इन्वेंटर किस किस चीज को पेटेंट करा सकता है? आपने जो चीज बनाई है उसमें नोबिलिटी होनी चाहिए, दूसरों से हटके, डिफरेंट, नॉन ऑब्वियसनेस, पहले से लोग उसको ना जानते हो, आप पेटेंट करा सकते हो। उसकी यूटिलिटी समाज के लिए बहुत ज्यादा है, आप पेटेंट करा सकते हो। ठीक है, पेटेंट इज ग्रांटेड फॉर, भाई इन्वेंशन, आपने कोई चीज आविष्कार किया हो, पेटेंट करा लो। कोई पुराने आविष्कार में इंप्रूवमेंट किया हो, आप पेटेंट करा सकते हो। आपने कोई प्रोसेस जनरेट की है, आप पेटेंट करा सकते हो। कोई प्रोडक्ट बनाया है, पेटेंट करा सकते हो। कोई कंसेप्ट बनाया है, बेहतरीन कंसेप्ट, आप पेटेंट करा सकते हो। कोई डिजाइन बनाई है आपने, समझ रहे हो, आप पेटेंट करा सकते हो। क्लियर है? बिल्कुल, यस, ये सब पेटेंट कराने वाले कंसेप्ट हैं। इनिशियली पेटेंट वर ग्रांटेड फॉर इंडस्ट्रियल इन्वेंटर, भाई पहले जो पेटेंट करा सकते थे वो आप और एक नॉर्मल इंडिविजुअल नहीं कराता था। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री का अंदर एक R&D सेक्शन होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो लोग पेटेंटिंग कराते थे बड़े पैमाने पर। ठीक है, समझ रहे हो, इन्वेंटर। बट एट प्रेजेंट पेटेंट आर बीइंग ग्रांटेड फॉर बायोलॉजिकल एंटिटी। आज की डेट में इंडस्ट्रियल इन्वेंटर तो छोड़ो, आप बायोलॉजिकल एंटिटी, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को भी पेटेंट करा सकते हो। इतना ही नहीं, उनसे आइसोलेटेड कंपोनेंट को भी आप पेटेंट करा सकते हो। यस, समझना, पेटेंट आर बीइंग ग्रांटेड फॉर बायोलॉजिकल एंटिटी एंड फॉर प्रोडक्ट डिराइव्ड फ्रॉम देम, जो उनसे निकले हुए प्रोडक्ट हैं, दीज पेटेंट आर कॉल्ड बायो पेटेंट। तो पहले समझ में आया नॉर्मल पेटेंट क्या होते हैं और बायो पेटेंट क्या होते हैं। बायोलॉजिकल एंटिटी या उनसे बने हुए प्रोडक्ट को पेटेंट कराना, इसको बायो पेटेंट कहते हैं। क्लियर है?
और बायो पेटेंट स्टार्टिंग में बड़ी बड़ी कंट्रियों ने स्टार्ट किए थे, जैसे यूएसए, जापान, ठीक है, और मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, ठीक है, आर अवार्डिंग बायो पेटेंट। तो ये बड़ी मतलब एक तरीके से पार्शलिटी तो करते थे, ये अपनी कंट्री के लोगों को पेटेंट ज्यादा देते थे, बाहर की कंट्री के लोगों को पेटेंट देते ही नहीं थे, क्योंकि उनको तो एक्सप्लॉइट करना है, इन लोगों को पावर है इनके पास, ठीक है, समझ में आ गया होगा। जैसे समझना, देयर इज ग्रोइंग पब्लिक एंगर दैट सर्टेन कंपनी, भाई पब्लिक का गुस्सा कब बढ़ा, जब कुछ कंपनियां थी आर बीइंग ग्रांटेड पेटेंट फॉर प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी दैट मेक यूज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। मतलब इन्होंने किसको पेटेंट पेटेंट कराया, प्रोडक्ट को करा लिया, टेक्नोलॉजी को करा लिया, ठीक है, और उनके जेनेटिक मटेरियल को भी करा लिया, मटेरियल्स ऑफ प्लांट एंड अदर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। सोचो इतना तगड़ा काम किया उन्होंने, दैट हैव लॉन्ग बीन आइडेंटिफाइड, डेवलप एंड यूजेस बाय फार्मर्स। जैसे इंडियन फार्मर्स किसी चीज को यूज कर रहे हैं, किसी कंट्री के फार्मर्स जिसको सदियों से यूज कर रहे हैं, ठीक है, इंडिजिनस प्लांट जो वहां की डाइवर्सिटी में मिलते हैं बहुत ज्यादा, या स्पेसिफिक रीजन ऑफ कंट्री, समझना, जो स्पेसिफिक रीजन और कंट्री में कोई स्पेसिफिक चीजें मिल रही हैं, ये लोग उनको भी पेटेंट करा रहे हैं, उनके प्रोडक्ट को पेटेंट करा रहे हैं, उनके जेनेटिक मटेरियल को पेटेंट करा रहे हैं। ये बहुत गलत है। इसकी वजह से पब्लिक का एंगर, गुस्सा एक चरम पर पहुंच गया था, ठीक है, समझ में आ गया, पहुंच गया है। जैसे बहुत प्यारा सा एग्जांपल बता रहा हूं मैं इंडिया का ही। इंडिया में 2 लाख वैरायटीज है राइस की, चावल की, इंडिया के अंदर 2 लाख वैरायटीज हैं, जिसमें अगर मैं बात करता हूं बासमती राइस, तो 27 बेहतरीन वैरायटी है इंडिया के अंदर, जो मतलब दुनिया के अंदर नहीं है, जिसका एरोमा, स्वाद, सुगंध मतलब अल्टीमेट है। समझना मेरी बात, यस, बासमती राइस इज, ठीक है, कितनी है, 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज हैं बासमती राइस की इंडिया के अंदर, टोटल 2 लाख वैरायटीज हैं, ठीक है, और इनके बारे में ऑलरेडी, ठीक है, एंशिएंट टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है, ठीक है, फॉल्कलोर मतलब होता है लोकोक्तियां, लोकोक्तियों में भी है, पोइट्री पोइम में भी मेंशन है, ठीक है, एज इट हैज बीन ग्रो फॉर सेंचुरीज, जो कई सेंचुरी से अपने यहां ग्रो हो रहे हैं, इनका वर्णन, उनका एक्सप्लेनेशन, पोइम, पोएट्री, इन सब जगह मेंशन है। समझ रहे हो ना, इतना पुराने समय से ये चीजें यूज हो रही हैं अपनी इंडिया के अंदर। अब समझो इन्होंने क्या काम किया दुष्टों ने। 1997 फिर आ गया, अभी 1997 बताया था, 1997 में रोजी काव बनाई, और 1997 में ही अमेरिकन कंपनी थी, ठीक है, अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट ऑन बासमती, यूएस पेटेंट ट्रेडमार्क ऑफिस से इन्होंने हमारे बासमती को पेटेंट राइट ले लिया, ठीक है भाई, ये तो हमारा है। इतना ही नहीं, उन्होंने उसके जर्म प्लाज्म को भी पेटेंट करा लिया, उसके जर्म प्लाज्म को अपने नॉर्मल राइस के अंदर इंसर्ट करके उसको बेहतरीन बासमती में कन्वर्ट कर लिया, जो हमारा जर्म प्लाज्म था। समझना, इंडियन फार्मर्स जिसको ग्रो कर रहे थे, और सोचो उस राइस को मॉडिफाई करके वो पूरी दुनिया में बेच रहे हैं धड़ल्ले से। समझ रहे हो, ये चोरी, स्मार्ट तरीके से चुरा लेना, समझ रहे हो, और इंडिया में ऐसे चोरों की भरमार है, आप समझ रहे हो, इंडिया तो छोड़ो पूरी दुनिया में भरमार है, ठीक है, समझ रहे हो, हाँ, यस, यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, दिस अलाउड द कंपनी टू सेल अ न्यू वैरायटी ऑफ बासमती इन यूएस एंड अब्रॉड, वो यूएस और अब्रॉड में बेच रही है। दिस न्यू वैरायटीज ऑफ बासमती हैड एक्चुअली बीन डिराइव्ड फ्रॉम इंडियन फार्मर्स वैरायटीज। समझ रहे हो, इंडियन फार्मर की वैरायटी को तुमने तोड़ मरोड़ करके बेचना चालू कर दिया, गलत है भाई। उससे परमिशन लेते इंडिया से, ठीक है, इंडियन फार्मर से, अगर तुम कमा रहे हो बहुत बड़े पैमाने पर, कुछ रेवेन्यू शेयर कर लेते तो वो परमिट भी कर देते, ठीक है भाई, जिन्होंने सदियों से चीजें डेवलप की हैं, आप चुरा रहे हो सीधे उठा करके, ठीक है, गलत है ये तो, ठीक है, समझ में आया। इंडियन बासमती वाज क्रॉस्ड विद सेमी डॉफ वैरायटी एंड क्लेम्ड एज इन्वेंशन और नोबिलिटी। ये ऐसा थोड़ी ना होता है भाई, आपने इंडियन बासमती का जन्म प्लांट लिया, अपनी सेमी डॉप वैरायटी से क्रॉस करा दिया और कह रहे हो कि हमने नोबिलिटी है इसके अंदर। तुमने क्या नोबिलिटी वाला काम किया, कोई नोबिलिटी थोड़ी ना इसके अंदर, और उसको पेटेंट भी कराया उन्होंने, ठीक है, ये है, इसकी वजह से पब्लिक का गुस्सा चरम पर था। आप समझ रहे हो, इसको कहते हैं चोरी, बायोपायरेसी,
तो बायो पेटेंट समझ में आ गया, पेटेंट समझ में आ गया, इसको कहते हैं बायो पायरेसी। आप बायोलॉजिकल रिसोर्सेज उनके जर्म प्लाज्म को चुरा रहे हो बिना परमिशन के, समझ रहे हो ना, बिना उस कंट्री के लोगों को बताए हुए, और दावा कर रहे हो कि ये हमारा है, इसको कहते हैं बायो पायरेसी। ठीक है, पायरेसी तो समझते हो ना, इसको बायो पायरेसी कहते हैं। आ जाओ, अब भी तो बासमती का केस चल ही रहा है। इन्होंने क्या किया, सेवरल अटेम्प्ट हैव आल्सो बीन मेड टू पेटेंट यूजेस। ठीक है, समझना, इन्होंने यही नहीं, बहुत सारी चीजें पेटेंट कराई हैं। इसके अलावा टर्मरिक और नीम, आप सोचो इंडिया के अंदर टर्मरिक, हल्दी, सदियों से आप कॉस्मेटिक की तरह ना कितनी चीजों में आप यूज करते आ रहे हो, नीम कितनी जगह आप यूज करते हो उसको, नीम के लीफ, उसका ऑयल, एंटी फंगल, इस सब को इन्होंने पेटेंट करा लिया। यस, ठीक है। इफ वी आर नॉट, ठीक है, vigilant and we do not immediately counter these patent application, ठीक है, तो हमने तुरंत इमीडिएटली काउंटर किया, विजिलेंस किया, फिर काउंटर किया, अदर कंट्रीज इंडिविजुअल्स में इन कैश ऑन आवर रिच लीगेसी एंड वी मे नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग अबाउट इट। ठीक है, कई कंट्रियों में तो ये खूब धड़ल्ले से, समझ रहे हो, उनका चीजों को पेटेंट कर रहे हैं अपने नाम, और समझ रहे हो, गलत है ये। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बायोपायरेसी समझ में आ गया, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, जर्म प्लाज्म, उनको चुरा लेना, ये बायोपायरेसी है। ठीक है, तो ये समझा रहा हूं, बायो रिसोर्सेज। ठीक है, बायोपायरेसी इज द टर्म यूज्ड टू रेफर टू द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनी एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथेंटिकेशन फ्रॉम द कंट्री एंड पीपल, या कंसर्न विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट। आपने ना उसको कंपनसेटरी पेमेंट दिया, ना उनसे परमिशन ली वहां के लोगों से, उस कंट्री से, और आप उसको उठा करके यूज कर रहे हो, गलत है, इसी को कहते हैं बायो पायरेसी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द, अब मिलकर कौन रहा है, जिस पर ताकत ज्यादा है, सिंपल सी बात है। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज नेशन आर रिच, भाई पावर है उनके पास, पर क्वालिटी नहीं है उनके पास। क्वालिटी इंडिया जैसे, समझ रहे हो ना, जो इक्वेटर पर आते हैं, ठीक है, यहां पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, तो यहां पर मतलब क्वालिटी ज्यादा है, पावर उनके पास ज्यादा है, पैसा उनके पास ज्यादा है। ठीक है, तो वो यहां पर आकर के या अनडेवलप या डेवलपिंग कंट्री से बायो रिसोर्सेज को क्या करते हैं, पायरेसी करते हैं। ठीक है, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड्स इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायो रिसोर्सेज। तो ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायो रिसोर्सेज कैन बी एक्सप्लॉइटेड टू डेवलप मॉडर्न applications and can also be used to save time। अब ये टाइम को बचाने के लिए लोग आते हैं, इन लोगों से उनकी ट्रेडिशनल नॉलेज लेते हैं, समझ रहे हो, अपना सारा टाइम बचा लिया और उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं एक तरीके से, उनको यूज करके। ठीक है, एफर्ट समझ में आ गया। हाँ, नेक्स्ट आ जाओ, अब एक प्यारा सा एग्जांपल दे रहा हूं उसका मैं। ठीक है, बेस्ट अफ्रीकन प्लांट था पेंटा डिप्लेंड्रा ब्राजियाना, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, पेंटा डिप्लेंड्रा ब्राजियाना। ठीक है, बेस्ट अफ्रीकन प्लांट, अफ्रीका के लोग बेचारे सीधे साधे थे वहां के लोग। ठीक है, ये यूएस के लोग गए, उन्होंने देखा इस प्लांट से एक प्रोटीन निकलती है ब्राजीन, समझना, ये चीनी से 2000 गुना, थोड़ा बहुत नहीं, 2000 गुना मीठी है, प्लांट का सोर्स है, लो 0 कैलोरी है, और मीठी इतनी ज्यादा है, चीनी के साइड इफेक्ट इतने ज्यादा है। ठीक है, व्हाइट पॉइजन, और सोचो 2000 गुना मीठा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मीठा। ठीक है, शुगर इन एडिशन ब्राजीन इज अ लो कैलोरी, भाई मोटापा भी नहीं बढ़ेगा, स्वीटनर है। ठीक है, बट द प्रोटीन ब्राजीन बार पेटेंटेड इन यूएस, भाई कहां पर है ये, वेस्ट अफ्रीका, पेटेंट किसने करा लिया, यूएस ने। सोचो, और इसको पूरी दुनिया में धड़ल्ले से बेच के कितना रुपया कमा रहा भाई, पूछो मत। ठीक है, समझना मेरी बात। हाँ, but the protein brazil bar patented in US subsequently the gene, इतना ही नहीं, चला के दिखाई यूएस ने, प्रोटीन को पेटेंट कराया, हो सकता है फ्यूचर में ये प्रोटीन पेटेंट हमसे ले लें, तो उसके जर्म प्लाज्म को पेटेंट कराया, और उसके जर्म प्लाज्म को आपकी लोकल जो माइज होती है मक्का, उसके अंदर इंसर्ट करके इस ब्राजीन प्रोटीन को वहां बनाना चालू कर दिया। अब सोचो, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है। ठीक है, इट इज proposed to transfer the Brazil gene into the maize and express it in maize। ठीक है, कर्निल्स का मतलब दाने, उनके अंदर these, ठीक है, कर्निल्स will
देन बी यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ब्राजीन। अब ब्राजीन प्रोटीन इस प्लांट से नहीं निकाल रहे हैं, अब ये ब्राजीन प्रोटीन को उसके दानों से निकाल रहे हैं, मक्का के दानों से निकाल रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। तो इसे कहते हैं बायोपायरेसी, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को, ठीक है, उनके प्रोडक्ट को, उनके जर्म प्लाज्म को चुरा लेना बिना किसी परमिशन के, ठीक है। द इंडियन पार्लियामेंट हैज, भाई इंडिया का पेटेंट सिस्टम इतना रद्दड़ था पूछो मत, ठीक है, जो पहला बिल था, अब थोड़ा सा उसको थोड़ा सा इंप्रूव किया है। द इंडियन पार्लियामेंट हैज रिसेंटली क्लियर दैट सेकंड, कौन सा आया इस समय जो बिल आया है, फर्स्ट है सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन आएगा, सेकंड अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पेटेंट बिल, इसके आने के बाद थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है पर अभी बहुत सारी कमियां हैं। दैट टेक्स सच इशू इनटू कंसिडरेशन, ठीक है, इंक्लूडिंग पेटेंट टर्म, इमरजेंसी प्रोविजन, ठीक है, एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो अभी इन्होंने इस फील्ड में थोड़ा सा चेंज किया है, सेकंड अमेंडमेंट बिल आ गया है, फर्स्ट तो बिल्कुल था ही नहीं, रद्दड़ था, लीचड़ था, समझ पा रहे हो ना मेरी बात, हाँ, इसने आके थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया है। तो समझ में आ गया होगा कि इथिकल इश्यूज क्या होते हैं, जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी क्या थी, ठीक है, पेटेंट क्या होता है और बायो पेटेंट क्या होता है, क्लियर है बिल्कुल, पायरेसी क्या होती है और बायो पायरेसी क्या होती है, ठीक है, बासमती वाला कंसेप्ट याद रखना, टर्मरिक और नीम वाला कंसेप्ट ध्यान रखना है आपको, ठीक है, और यही ब्राजीन प्रोटीन वाला कंसेप्ट ध्यान रखना है। और मैक्सिमम यहां पर यूएस ने बहुत गड़बड़ की है, बहुत ज्यादा, ठीक है, वो आप समझ रहे हो। तो यहां आकर के चैप्टर आपका बेहतरीन तरीके से एंड हो जाता है। फिर से मैं बोल रहा हूं बार, ठीक है, ये जो टेस्ट सीरीज है बेटा AITS, ठीक है, क्योंकि अब आपकी प्रैक्टिस का टाइम आ रहा है, ठीक है, इसलिए मैं बोल दे रहा हूं, समझना होगा आपको, टेस्ट सीरीज कोई ना कोई तो आपको लेनी है, ठीक है, इसलिए सब लोग इस पर इतना स्ट्रांगली बोल रहे हैं कि ये टेस्ट सीरीज सब खुद ही बना रहे हैं एक तरीके से, मानो टीम की हेल्प से, क्वेश्चन खुद टीचर दे रहा है, टीम सिर्फ टाइप कर रही है, स्क्रीनिंग बार बार की जा रही है, बेहतर टेस्ट बन जाए जो बिल्कुल उस पैटर्न पर है, जो लेटेस्ट पैटर्न चेंज हुआ है, इनमें जितने भी क्वेश्चंस हैं बेटा, मतलब मैं समझो कि जो हम लोगों ने एनालिसिस किए ना, तो उस एनालिसिस के बेस पर उसको प्रॉपर डिजाइन किया गया है बिल्कुल नीट पैटर्न से, ठीक है, आप एक टेस्ट देख लेना आपको अंदाजा लग जाएगा, ठीक है, कि पिक्चर कैसी है, बस मैं इतना ही कहूंगा। टोटल 18 टेस्ट है, 2 टेस्ट ऑनलाइन होंगे, 18 टेस्ट टोटल 18 में से 2 ऑनलाइन होंगे, 16 टेस्ट आपके घर पर कोरियर के थ्रू पहुंचाए जाएंगे विद OMR विद सॉल्यूशन, ये ध्यान रखना है आपको। इसको ऑनलाइन भी ले सकते हो, ठीक है, कॉस्ट काफी कम है, 699 है, यहाँ 1199 है, क्योंकि इसमें प्रिंटिंग, OMR, सॉल्यूशन बुकलेट पूरा विद कोरियर आपके घर तक पहुंचेगा। तो प्रिंटिंग और कोरियर कॉस्ट ही अपने में बहुत बड़ा कॉस्ट है, ठीक है, तो ये एक फीचर है, एक बेहतरीन है जो आप ले सकते हो। क्योंकि लास्ट टाइम पर मैं जो देख रहा हूं बच्चों के अंदर कि सर मैं क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ पाता, जल्दी से पढ़ करके और मैं करेक्ट इनकरेक्ट भूल जाता हूं, क्वेश्चन गलत करता हूं, वो उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो उनको उस समय क्या चाहिए, मल्टीपल टेस्ट पेपर लगाने पड़ेंगे, मल्टीपल, ठीक है, तो उसमें ये बहुत हेल्प करेगी, ठीक है, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं कल मैं एक एवोल्यूशन का लेक्चर अगेन रिकॉर्डेड लेकर के आ रहा हूं, ठीक है, एक सिंगल शॉट में है, 1 शॉट के अंदर पूरा एवोल्यूशन कहानी की तरह आपके ब्रेन में एकदम सेट हो जाएगा। और नेक्स्ट वीक से एक बेहतरीन सीरीज लेकर के आ रहा हूं, मतलब मजा ना आ जाए तो मुझे बताना आप, ठीक है, बेहतरीन सीरीज सुपर, जिसकी एक्चुअल में आपको इस समय जरूरत है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल, इवोल्यूशन में रिकॉर्डेड रहेगा, ठीक है, थैंक यू बेटा, बाय।